व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसको हम लोग अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। सो ये हमारा सही है, यही हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन होता है। सी कर रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ एंड बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इन अ गिवन कैलेंडर ईयर। ये गलत है, ये स्पेसिफिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन नहीं करता। द प्रोपोर्शन ऑफ स्टिल बॉर्न बेबीज एंड बेबीज बॉर्न इन गिवन कैलेंडर ईयर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा किसने क्रिएट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? डॉक्टर मनमोहन सिंह, महबूब उल हक, सर विलियम एस्ले, बेन बर्नैके। सही जवाब है इसका महबूब उल हक। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट इनकरेक्ट है? याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सो फार इज रिलेटेड टू द कॉम्पिटिशन ऑफ एसडीआई। एसडीआई के कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ से पूछा जा रहा है। एसडीआई इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज इंडिसेस फॉर ईच ऑफ द 3 डायमेंशन, दैट इज हेल्थ डायमेंशन, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी जो हमारा 3 डायमेंशन होता है उसका ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारा एसडीआई होता है। क्या लगता है ये ऑप्शन आपको? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि द हेल्थ डायमेंशन ऑफ फॉर कम्पिटिंग एसडीआई इज असिस्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यानी हमें हेल्थ डायमेंशन को यदि असेस करना है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ को यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर सी कर रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन फॉर डिटरमाइनिंग एसडीआई इज मेजर बाय द ग्रॉस नेशनल इनकम एज पर कैपिटा। तो ऑप्शन सी कर रहा है कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के माध्यम से हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन को मेजर करेंगे, ये भी सही है। और डी कर रहा है कि एसडीआई डज रिफ्लेक्ट ऑन इनक्वालिटी, पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट। तो एसडीआई ये डज नॉट, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, इनक्वालिटी, पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? गलत है। इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट होगा। अगला सवाल है कि विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करेक्ट परसेप्शन इज रिगार्डिंग टू द कंपटीशन एंड स्टडी ऑफ द जीडीआई। जीडीआई के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है कल सही? सेकेंड ऑप्शन है कि कंट्री दैट हैज अचीव्ड सम सक्सेस इन एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन विल हैव लोअर जीडीआई। तो जीडीआई होता है हमारा जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स, राइट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स टू बी मोर करेक्ट। तो सवाल ये कर रहा है कि जिस कंट्रीज़ ने अचीव किया है सम सक्सेस इन एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़, तो देखिए कंट्री जो कि सक्सेसफुल हुए हैं कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए दोनों जेंडर के लिए, इनका जीडीआई हायर होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? लोअर जीडीआई। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा गया है? लोअर जीडीआई। लोअर जीडीआई नहीं होगा, जो सक्सेसफुल कंट्रीज है उनका जीडीआई हायर होगा, राइट। तो इस कारण से मतलब क्या होगा कि जेंडर डिस्पैरिटी कम होगा। और ए कंट्री हैविंग जीडीआई मोर और लेस इक्वल टू 1 हैज़ मोर जेंडर इनइक्वालिटी। इसका क्या लॉजिक है कि जीडीआई जितना हमारा 1 से क्लोजर होगा, जीडीआई जितना हमारा 1 के क्लोजर होगा, उसका मतलब कि लेस जेंडर इनइक्वालिटी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कि जीडीआई जो है हमारा जेंडर गैप को मेजर करता है फीमेल एसडीआई को मेल एसडीआई से कंपेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। रूरल स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है? पहला ऑप्शन कर रहा है माइग्रेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया, यानी जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहा है, ये पहला कारण बोल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सही है, ये तो सही है हमारा, ये माइग्रेशन के कारण ही हमारा रूरल डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव आती है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाता है और सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक को चेंज करता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमारे गवर्नेंस और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को में चेंजेस को लाता है। और डी कर ऑल द अबव, तो हमारा ऑल द अबव हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा जो कंटेंट है ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको इस प्रकार के एमसीक्यूज़ का पीडीएफ मिलता है। उसके अलावा आपको व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, हमारा क्विक रिवीजन सेशन का पीडीएफ, 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पीडीएफ, और दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। यदि आप ये कैप्सूल कोर्स लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, अंतिम में इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यदि आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो नंबर जो व्हाट्सएप, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने रूरल बैंकिंग के कैप्सूल कोर्स का लिंक दे रखा है। बात करें हम लोग अगले सवाल की। सवाल ये पूछा गया था कि जो पंचायती राज था उसको 1958 में रिस्ट्रक्चर किया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे? महालनोबिस कमेटी, वेंकटप्पा कमेटी, बलवंत राय कमेटी, सिंघवी कमेटी। इसका सही जवाब है, आपको पता होगा, बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। इन्होंने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज को रिस्ट्रक्चर किया जाए। अगला सवाल, इनमें से कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है? आर्टिकल 73, आर्टिकल 124, आर्टिकल 243, आर्टिकल 324। तो याद कर लीजिए आर्टिकल नंबर 243 जो है हमारा पंचायती राज से रिलेटेड है। चलिए ये सब तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाना की जरूरत है नहीं। हाँ, अगला सवाल है कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम भारत में आया था उसके इंट्रोडक्शन का मेन फोकस क्या था?
तो पहला कह रहा है विलेज सर्वे, तो ये गलत है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये मेन फोकस नहीं था। प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू जनरल पीपल, ये सही है कि हाँ क्या हो कि पॉलिटिकल पावर को हम लोग डिसेंट्रलाइज करें ताकि लोकल गवर्नेंस को एम्पावर कर सकें। रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन रूरल डेवलपमेंट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये मेन पर्पज था। सवाल है कि इनमें से कौन सा सही कथन है रिलेट टू द पंचायती राज सिस्टम इन आवर कंट्री, विच स्टेटमेंट इज टू रिलेट टू द पंचायती राज सिस्टम। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द पंचायती राज एक्ट हैज ट्रांसफॉर्म द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इनटू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये गलत है। देखिए ये जो कह रहा है कि इसका एम ये था पंचायती राज सिस्टम का कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को इन्हांस करें, राइट, ना कि उसको हम लोग रिप्लेस कर दे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो दिस इज रॉन्ग। स्टेट विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 करोड़ मे नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएट लेवल इंस्टीट्यूशन दैट इज पंचायत समिति। इस इंटरमीडिएट लेवल इंस्टीट्यूशन को हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं। तो कह रहा है कि जिसका 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन होगा जिस स्टेट का, उसके पास पंचायत समिति नहीं होगा, ये गलत है। ये जो 1 करोड़ का कहा गया वो नहीं है, वो 20 लाख है। कितना है, 20 लाख। तो जिस स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगा उसके पास जो है पंचायत समिति नहीं होगा। फिर कह रहा है कि पंचायती राज एक्ट प्रोवाइड फॉर द 4 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस टू ऑल द लेवल ऑफ पंचायत, यानी पंचायती राज के अंदर 4 साल का टर्म होता है ऑफिस का, ये गलत है, ये 5 साल का होता है। इलेक्शन प्रोसेस इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही है, आपसे ट्रू स्टेटमेंट बोला गया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जीडीपी और जीवीए के रिगार्डिंग कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है बेस्ड ऑन योर परसेप्शन ऑफ जीडीपी एंड जीवीए। जीडीपी और जीवीए के परसेप्शन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जीवीए इज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक दैट मेजर द कंट्रीब्यूशन बाय सेक्टर, तो ये स्टेटमेंट सही है। जीवीए आपको बताता है कि एक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी में। फिर बी कह रहा है कि जीडीपी इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही है कि जीडीपी हमारे सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस के मार्केट वैल्यू को बताता है। सी कह रहा है कि जीवीए एडजस्ट जीडीपी बाय द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्स ऑन प्रोडक्ट, तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। जीवीए क्या करता है, जीडीपी को एडजस्ट करता है, उसमें सब्सिडीज और टैक्स को कंसीडर करता है। फिर डी कह रहा है कि जब हम जीवीए और जीडीपी को कंपेयर करेंगे हम कह सकते हैं कि जीडीपी बेटर मेजर है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ए पर्सन का, क्योंकि इसके अंदर सारे प्राइमरी इनकम आते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि दोस्तों जीडीपी जो है बेटर मेजर नहीं होता है, राइट। जीवीए जो है आपको ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक इनसाइट प्रोवाइड करेगा। तो यदि आप जीडीपी और जीवीए को कंपेयर करने कहा जाए तो कौन सा सबसे अच्छा मेजर होता है, तो जीवीए हमारा सबसे अच्छा मेजर होता है। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है सिंक्रोनाइज होता है ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019, यानी 2019 में जो ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे कंडक्ट किया गया उससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है द इंसिडेंट ऑफ इंडेप्टनेस वाज लेस इन द रूरल एरिया व्हेन कंपेयर टू अर्बन एरिया, यानी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे इंडेप्टनेस कम था, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ग्रामीण में ज़्यादा इंडेप्टनेस था, ठीक है। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन कह रहा है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। द इंसिडेंस ऑफ इंडेप्टनेस इज जनरली मोर इन द केस ऑफ नॉन कल्टिवेटर हाउस होल्ड दैन कल्टिवेटर हाउस होल्ड इन रूरल एरिया। तो आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी एक होगा नॉन कल्टिवेटर, एक होगा कल्टिवेटर, तो कह रहा है कि नॉन कल्टिवेटर हाउस होल्ड में जो इंडेप्टनेस है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये गलत है, नॉन कल्टिवेटेड हाउस होल्ड का जनरली ज़्यादा डेप्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि एवरेज अमाउंट ऑफ डेप्ट अमॉन्ग अर्बन हाउस होल्ड आर मोर दैन दोन अमॉन्ग रूरल हाउस होल्ड, यानी जो हमारा अर्बन हाउस होल्ड होता है उसमें जो है टिपिकली एवरेज अमाउंट डेप्ट ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और डी कह रहा है कि एग्रीकल्चर मनी लैंडर प्ले अ डोमिनेंट रोल दैन द प्रोफेशनल मनी लैंडर इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल और इन्फॉर्मल सोर्स ऑफ लैंडिंग। देखिए जो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल या इन्फॉर्मल फॉर्म ऑफ लैंडिंग होता है ना, वहाँ पे प्रोफेशनल मनी लैंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि हमारा डेप्ट जो है एवरेज अमाउंट ऑफ डेप्ट जो रूरल हाउस होल्ड में है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन हाउस होल्ड। अब बात करते हैं कि कौन सी कमिटी ने एडवोकेट किया कि हम मिक्स रेफरेंस पीरियड एस्टिमेट को यूज करेंगे एज अपोज टू द यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बेस्ड एस्टिमेट। देखिए दो तरह का पीरियड एस्टिमेट होता है, एक होता है मिक्स रेफरेंस, एक होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस। तो किस कमिटी ने कहा कि हमें मिक्स रेफरेंस पीरियड एस्टिमेट को यूज करना चाहिए, तो उसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इस एस्टिमेट का यूज कहाँ होता है, हम पॉवर्टी लाइन को कंपाइल करते हैं पहली बार, तो हम लोग मिक्स रेफरेंस पीरियड एस्टिमेट को यूज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आपको एसडीजी और एमडीजी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रिसीजन लैक करता है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिप्लेस द एसडीजी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उल्टा कर रहा है, समझे। पहले क्या हुआ था, पहले हमारा एमडीजी आया था, उसके बाद आया एसडीजी, तो एसडीजी ने एमडीजी को रिप्लेस किया, ना कि एमडीजी ने एसडीजी को रिप्लेस किया, ये गलत है। एसडीजी इम्बॉडी स्पेसिफिक टारगेट एंड माइलस्टोन इन एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेप्रिवेशन, ये सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अनलाइक द एमडीजी विच ओनली टारगेट द डेवलपिंग कंट्री, एसडीजी अप्लाई टू ऑल कंट्री वेदर रिच मिडिल और पुअर कंट्री। तो कह रहा है कि एमडीजी जैसा नहीं होता है, एमडीजी जो टारगेट करता है डेवलपिंग कंट्री को, एसडीजी सभी कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है। क्या लगता है आपको स्टेटमेंट? तो देखिए एसडीजी सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और एमडीजी जो है टारगेट करता है डेवलपिंग कंट्री को, ये भी स्टेटमेंट सही है। डी कर रहा है कि एसडीजी आर आल्सो नेशनली ओन्ड एंड कंट्री लेड वेयर इन ईच कंट्री इज गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश नेशनल फ्रेमवर्क इन अचीविंग एसडीजी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। एसडीजी जो होता है नेशनली ऑन होता है, कंट्री लेड होता है, जहाँ पे प्रत्येक कंट्री अपने फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पीएमजीएसवाई का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है? पहला कह रहा है प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इन अर्बन एरिया, गलत। प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी रूरल एरिया, बिल्कुल सही। प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी अर्बन मेट्रो एरिया, ये भी गलत। नाम में ही लिखा हुआ है ना ग्राम सड़क योजना, ग्राम मतलब क्या होता है, रूरल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब बात करते हैं एगमार्क की। एगमार्क स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एगमार्क स्कीम कहाँ एप्लीकेबल है? पहला कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रूरल हॉस्पिटल, नहीं। देखिए एगमार्क में ना एग मतलब ही होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर बाय माइक्रो इंडस्ट्री नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल्कुल सही, इंजीनियरिंग गुड्स गलत। तो एगमार्क स्कीम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एगमार्क के फुल फॉर्म में ही एग मतलब एग्रीकल्चर होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा एंटिटी है जिसने एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स को डेवलप किया है? तो बताइए, विच एंटिटी हैज डेवलप्ड द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नबार्ड या नीति आयोग? इसका सही जवाब है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स को डेवलप किया है। सवाल है कि नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नबार्ड, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए ये जो हमारा योजना था ना वो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, और इसका जो नोडल एजेंसी है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि कौन सा लीड एजेंसी होता है ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो ई नाम आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को लोग ई नाम बोलते हैं। तो ऑप्शन का रहा है नफाड या नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफएसी स्मॉल फाइनेंशियल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एनआईआरडी एंड पीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, एमएनईजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। सही जवाब है इसका एसएफएसी यानी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो होता है यही लीड एजेंसी माना जाता है ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों आपके साथ जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं गारंटी लेता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको इतना ही से आएगा। तो यदि आप इस हमारे सीरीज को कवर करते हैं अच्छे तरीके से, एक दो बार और रिपीट कर लेते हैं इन सभी वीडियोस को, कम से कम 2 बार तो जरूर देखिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फोकल पॉइंट होता है हमारा एनएमएसए का? एनएमएसए क्या होता है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए फोकल पॉइंट कौन सा है? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। देखिए ये गलत है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन लैंड कंसोलिडेशन मेन यहाँ पे फोकल पॉइंट कर रहा है, मतलब मेन फोकस कर रहा है, ये तो नहीं है। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल मार्केट, तो क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल मार्केट गलत है। सस्टेनेबल मार्केट क्रिएट करना ये भी मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। बेटर प्राइस डिस्कवरी मैनेजमेंट, तो ये कह रहा है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी ये भी फोकल पॉइंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इनटू क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम, ये सही है कि हम प्राइमरी एम यही है कि हम एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु हैज सेट अप द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप टू रिकमेंड मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर स्टेट टू इनकरेज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? तो स्टेट को यदि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इनकरेज करना है तो किसने हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप को सेटअप किया है ताकि वो मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव को रिकमेंड करेगा? पहला कह रहा है APEDA यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर कह रहा है 15th फाइनेंशियल कमीशन। सी कह रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और डी कह रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अटैच टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसका देखिए पहला ऑप्शन जो APEDA कर रहा है इसका नाम ही है एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ये फोकस करेगा, ठीक है। तो लेकिन ये इसने ग्रुप सेटअप नहीं किया था। 15th फाइनेंस कमीशन बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा 15 फाइनेंशियल कमीशन था ना, इन्होंने ही हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप को सेटअप किया था ताकि वो मेजरेबल परफॉर्मेंस को रिकमेंड करे, परफॉर्मेंस इंसेंटिव रिकमेंड करे स्टेट टू इनक्रीज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक सवाल है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट से कौन सा एजेंसी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रिपेयर किया है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट को और अपने स्टेट्स में सर्कुलेट किया एडॉप्शन के लिए? सवाल है विच एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड द मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट एंड सर्कुलेटेड अमंग द स्टेट फॉर इट कॉपरेशन? नीति आयोग,
क्या लगता है, नीति आयोग होगा क्या? तो नीति आयोग सही है, नीति आयोग नहीं प्रिपेयर किया है और मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट को। इससे पहले भी नीति आयोग का मैंने आपको एक्ट बताया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी जो कह रहा है नेशनल बैंक ऑफ नाबार्ड ने नहीं किया, 15th फाइनेंशियल कमीशन ने नहीं किया और NIRD एंड PR भी नहीं किया। चलिए, अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंटिटी फॉर द फंडिंग अरेंजमेंट अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए, क्लाइमेट फंड के बारे में बात की जा रही है। अब ये क्लाइमेट फंड का 3 रूप है, एक है क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, एक है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज और एक है ग्रीन क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी के लिए फंडिंग कौन करवाता है, नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नाबार्ड करेगा, RBI करेगा, नीति आयोग करेगा या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा? सही जवाब है नाबार्ड करेगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिए, नाबार्ड ही नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होता है इन सभी क्लाइमेट फंड के लिए। चलिए, याद रहेंगे आप इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्री वैल्यू चेन? आपके पास जो भी एग्री वैल्यू चेन की जानकारी है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर इट हेल्प्स फार्मर टू डिलीवर द मोस्ट वैल्यू फॉर द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। यानी दोस्तों कह रहा है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट से हमारा कॉस्ट एफिशिएंट वैल्यू डिलीवरी होता है, ये तो सही है। फिर कह रहा है कि वैल्यू चेन आर फॉर्म ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली एंड सपोर्ट एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू इनडायरेक्टली। देखिए, वैल्यू चेन के अंदर दोनों चीज़ होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है हमारा सपोर्ट एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या करता है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करता है और सपोर्ट एक्टिविटी क्या करता है, वैल्यू एडिशन इनडायरेक्टली करवाता है। तो वैल्यू एडिशन डायरेक्टली भी होता है प्राइमरी से, इनडायरेक्टली भी होता है हमारे सपोर्ट एक्टिविटी से। ठीक है। फिर कह रहा है कि सी कह रहा है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट इज मोर रिलेवेंट टू द नॉन मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी विच इज़ हैविली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो कह रहा है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो है ज़्यादा रिलेवेंट होता है नॉन मार्केट या प्लान्ड इकोनॉमी के लिए। ये गलत है, ये स्टेटमेंट, यही तो पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा, वैल्यू चेन मार्केट इकोनॉमी के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है और नॉन मार्केट या प्लान्ड इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट नहीं होता है। तो ये जो कह रहा है कि मोर रिलेवेंट टू द नॉन मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी, दिस इज रॉन्ग। फिर डी कह रहा है कि द वैल्यू चेन मेथड इज अ वे टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पार्ट टू एनहांस वैल्यू ऑफ कस्टमर। बिल्कुल सही बात है। एग्री वैल्यू चेन का मेन पर्पस यही है कि हमारे पास कस्टमर को वैल्यू प्रोडक्ट मिले, कस्टमर के वैल्यू को इन्हांस करना। अब बात करते हैं आपके जो अंडरस्टैंडिंग है प्रिंसिपल्स कोर वैल्यू ऑपरेशनल लेटर ऑफ NRLM, इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है? NRLM का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के कोर वैल्यू प्रिंसिपल और ऑपरेशनल डिटेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि NRLM वर्क एक्सक्लूसिवली ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन अनलाइक द प्रीवियसली इंप्लीमेंटेड SGSY विच इज फोकसिंग बोथ द डिमांड एंड सप्लाई साइड। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि NRLM दोनों पे फोकस करता है। इसका फोकस जो है डिमांड साइड भी होगा और सप्लाई साइड भी होगा, ऐसा नहीं कि खाली सप्लाई साइड ही है। ये स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है कि पुअर हैव सुपरफिशियल कैपेबिलिटी एंड देयरफॉर दे नीड टू बी पुश टू कम आउट ऑफ प्रॉपर्टी। यानी दोस्तों कह रहा है कि जो पुअर होता है इनके पास सुपरफिशियल कैपेबिलिटीज होता है और तो देखिए ये गलत है। NRLM का बिलीफ यही है कि हम पुअर को एम्पावर करें, ना कि उन्हें उनकी कैपेबिलिटी को हम सुपरफिशियल देखें। तो दिस इज रॉन्ग। फिर सी कह रहा है कि कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस इज वन ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ NRLM। तो NRLM जो है कम्युनिटी, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कोर वैल्यू NRLM का वो ये है कि कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस, ये सही स्टेटमेंट है। फिर NRLM प्रोवाइड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड एज अ रिसोर्स टू द इंस्टीट्यूशन थ्रू द पुअर इंटरमीडिएटली फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी NRLM जो है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड करता है, ये रिसोर्स होता है पुअर के इंस्टीट्यूशन के लिए इंटरमीडिएटली फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, ताकि फंड को बेटर यूटिलाइज किया सके। ये वर्ड जो इंटरमीडिएटली लिख दिया ना, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इंटरमीडिएट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? ये कंटिन्यूअस होता है। देयर इज नो सच एज वर्ड इंटरमीडिएट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में, तो ये लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है और भी CIB एस्पिरेंट तक पहुँचे जो जिनका इलेक्टिव पेपर रूरल बैंकिंग है और वो भी इस तरह के सेशन से लाभ उठा पाएँ, उनका भी भला हो, उनका भी एग्जामिनेशन क्लियर हो। चलिए तो विथ विच ऑब्जर्वेशन डू यू एग्री विथ रिगार्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ मनरेगा प्रोग्राम? मनरेगा प्रोग्राम का जो प्रिंसिपल है उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑब्जर्वेशन से आप सहमत हैं? मनरेगा इज बेसिकली डिजाइन टू इंश्योर सोशल इंक्लूजन ऑफ द पुअर, ऑप्शन ए कर रहा है, तो ये सही है। मनरेगा को डिजाइन ही किया गया है कि सोशल इंक्लूजन ऑफ पुअर का। टॉप ऑफ अप्रोच इज अडॉप्टेड अंडर द मनरेगा प्रोग्राम विच इज पीपल सेंट्रिक, ये गलत है। मनरेगा याद रखिएगा डिमांड ड्रिवन होता है, इसके लिए एक वर्ड याद रखिए, इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन। यहाँ पे कोई टॉपअप या सप्लाई ड्रिवन नहीं होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मनरेगा इज बेसिकली सप्लाई ड्रिवन प्रोग्राम, फिर से वही अभी मैंने बोला कि मनरेगा जो है डिमांड ड्रिवन है। ये इंश्योर करता है कि लोग वर्क रिक्वेस्ट करें, राइट, पीपल रिक्वेस्ट वर्क,
इसलिए डिमांड ड्रिवन कहा जाता है। डी कहा जा रहा है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा प्रोग्राम इज नॉट रिगार्डेड एज अ नीड बेस्ड प्रोग्राम अनलाइक द प्रीवियसली इंप्लीमेंटेड फॉर्मेट विच आर राइट बेस्ड। तो देखिए ये भी गलत है, मनरेगा एक राइट बेस्ड प्रोग्राम है हमेशा के लिए। ये वर्क गारंटी करता है जो डिमांड करेंगे उन्हें वर्क गारंटी करेगा, ऐसा नहीं कि सबको गारंटी करेगा, इसलिए इसे डिमांड ड्रिवन कहा जाता है। आरआईडीएफ के ऑपरेशन के रिगार्डिंग एक सवाल है, आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है विद रिगार्ड टू द आरआईडीएफ ऑपरेशन। आरआईडीएफ ऑपरेशन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फंड होता है आरआईडीएफ के लोन देने के अंदर वो नाबार्ड सोर्स करती है आईडीएफ वर्ल्ड बैंक के सॉफ्ट विंडो से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो फंड है वो कहाँ से सोर्स किया जाता है, तो जो भी डिपॉजिट कलेक्ट किया गया है सीआरआर के अंदर, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर, जो हमारा कमर्शियल बैंक का रिक्वायरमेंट होता है उस सीआरआर के अंदर जो भी डिपॉजिट कलेक्ट किया गया है वहाँ से फंड का सोर्सिंग होता है। बी कह रहा है कि नाबार्ड रिलीजेस द फंड फॉर थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन वेरियस प्रोजेक्ट अंडर आरआईडीएफ अपफ्रंट ऑफ द एक्सपीडियंस कंप्लीशन ऑफ द इनकमिंग प्रोजेक्ट। मतलब कोई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन अभी हुआ नहीं, अपफ्रंट पेमेंट नाबार्ड जो रिलीज कर देगी स्टेट गवर्नमेंट को। ये वर्ड जो अपफ्रंट लिख दिया ना, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अपफ्रंट पेमेंट नहीं होता है, ये पेमेंट कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो पेमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव पेमेंट होता है कि डिपेंड करता है कि माइलस्टोन कितना प्रोजेक्ट ने अचीव किया। फिर सी कह रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल इंस्टीट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरआईडीएफ प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड देयर प्रोजेक्ट आर रूटेड थ्रू द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होती है वो एलिजिबल मानी जाती है आरआईडीएफ प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के, लेकिन कंडीशन ये डाल दिया है कि उनका प्रोजेक्ट जो है नोडल डिपार्टमेंट के द्वारा रूट किया जाए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि 2012 से लेकर जो हमारा नाबार्ड का जो लैंडिंग रेट था आरआईडीएफ लोन के लिए वो पीएलआर के बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है 5 मेजर कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट जो गलत है। तो आरआईडीएफ लोन का जो लैंडिंग रेट होता है वो हमारे पीएलआर के बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन वो नाबार्ड सेट करती है और गवर्नमेंट पॉलिसी से अलाइन करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ग्रेड स्टैंडर्ड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज होता है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा आउटफिट है जिसको असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो ग्रेड स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। पहला कर है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, तो CACP सही है। CACP नहीं, CACP गलत है क्योंकि CACP MSP प्रिपेयर करता है। MSP आप जानते होंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। फिर बी कर रहा है DMI। DMI क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन अटैच टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो DMI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्रेड स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। सी कर रहा है FCI नहीं होगा, और वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटर WDRA भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन कर रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। NWR के ऑपरेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए कर रहा है NWR के रिगार्डिंग कि इट इलोंगेट द ऑपरेटिव पीरियड ऑफ द क्रॉप लोन एंड दस डिसएड द बैंक फ्रॉम प्रोविजन ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट सच इंस्ट्रूमेंट। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, समझिए कि ये जो है हमारे क्रॉप लोन के ऑपरेटिंग पीरियड को इलोंगेट कर देता है और बैंक को रोकता है क्रेडिट अगेंस्ट सच इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है गलत है। NWR जो होता है ना, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ये एक्चुअली हेल्प करता है क्रेडिट प्रोविजन को पाने में। फिर बी कर रहा है कि मेक द बैंक कंफर्टेबल टू प्रोवाइड क्रेडिट अगेंस्ट सच इंस्ट्रूमेंट। हाँ ये सही है। ये हमारा सही है स्टेटमेंट है। बेटर प्राइस रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर, ये भी सही है। और वेयर हाउस रिसिप्ट आर असाइनेबल, ये भी सही है। तो देखिए BCD ऑप्शन सही है, ये गलत है। आपसे गलत ही तो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए रूरल मार्केटिंग का मेन गोल बता दीजिए। पहला कर रहा है मेकिंग रूरल एरिया इंडस्ट्रियलाइज, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन रूरल एरिया, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल। तो सही जवाब है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा फाइनल डिसीजन लेता है MSP पे एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, यानी एग्रीकल्चर कम्युनिटी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके लिए फाइनल डिसीजन कौन लेता है। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, नाबार्ड और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। कौन सा प्रोक्यूरमेंट मेथड है जहाँ पे कंपल्सन का एलिमेंट ऑब्टेन होता है, जहाँ पे फार्मर और ट्रेडर को ऑब्लिगेशन होता है कि वो कुछ स्पेसिफिक क्वान्टिफाई कम्युनिटी का क्वांटिटी जो है सरकार को बेचेगी, जो प्राइस पे सरकार तय करती है। सरकार को नहीं बेचना है, जो प्राइस सरकार तय करती है उस पर बेचेगी। ठीक है, तो इसको अब बताना है आपको कि ये जो हमारा प्रोक्यूरमेंट मेथड है कौन सा है। पहला कारण है ओपन मार्केट परचेज। तो ये जो ओपन मार्केट परचेज होता है इसके अंदर हमारा वॉलंटरी ट्रांजैक्शन होता है। इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है आपको, वॉलंटरी ट्रांजैक्शन, स्वेच्छा से ट्रांजैक्शन होता है। फिर एक होता है प्रीएम्प्टिव परचेज। प्रीएम्प्टिव परचेज भी हमारा कंपलसरी। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कंपलसरी। कंपलसरी सरकार ने जो रेट तय किया है उस पर ही आपको कमोडिटी पे बेचना है, कुछ कमोडिटी को, सबको नहीं। फिर कह रहा है लेवी मेथड, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेवी मेथड में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर कंपल्सन होता है, जहाँ पे फार्मर और ट्रेडर जो है स्पेसिफाइड क्वांटिटी को गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइस पे ही बेचेगी।
ठीक है, और मोनोपोली प्रोक्योरमेंट भी हमारा नहीं होगा। अगला कह रहा है कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा पढ़ना है स्टेटमेंट को और सही स्टेटमेंट बताना है, जो कि रिफाइनेंस से रिलेटेड जो नबार्ड प्रोवाइड करती है। रिफाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द नबार्ड सिस्टम इज अवेलेबल टू द कमर्शियल बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ द टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो नबार्ड जो रिफाइनेंस प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को, उसके टर्म लोन के लिए प्रोवाइड करती है। ये सही है, ये क्या लगता है, सही स्टेटमेंट लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि नबार्ड रिफाइनेंस इज रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ द रिफाइनेंस बैंक, तो ये कह रहा है सीडी रेशियो, तो जो रिफाइनेंस बैंक है उसके सीडी रेशियो के अकॉर्डेंस में नबार्ड के रिफाइनेंस को रेगुलेट किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सीडी रेशियो का कोई रोल नहीं है। सी कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय नबार्ड ऑन रिफाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द रेट टू द कोऑपरेटिव बैंक वेरी एज पर रिस्क रेटिंग, यानी जो इंटरेस्ट रेट नबार्ड चार्ज करती है जो भी रिफाइनेंस, ये अब देखिए नबार्ड यदि रिफाइनेंस प्रोवाइड करेगी कोऑपरेटिव बैंक को तो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी ना, तो वो इंटरेस्ट चार्ज जो है रिस्क रेटिंग पे डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, वो वेरी नहीं करता। और डी कर रहा है कि RIDF असिस्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रिफाइनेंस, यानी जो RIDF का जो असिस्टेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट को वो रिफाइनेंस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। तो लेकिन ये डायरेक्ट लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, रिफाइनेंस के रूप में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है यहाँ पे। अगला सवाल है कि आपका जो पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान है नबार्ड के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, इसका फीचर बताना है आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिफाइनेंस प्लान बेस्ड ऑन बैंकेबल अपॉर्चुनिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, ये कोई रिफाइनेंस प्लान नहीं है बल्कि हमारे पोटेंशियल का असेसमेंट है, नाम ही रखा गया है ना पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान, दिस इज लिंक टू द असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल, राइट। बी कर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पोटेंशियल फॉर रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी बोथ इन फिजिकल एंड फाइनेंस टर्म, यानी हमारा जो रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, रूरल ग्रामीण जो गतिविधियाँ होती हैं उनका पोटेंशियल को डॉक्यूमेंट करना फिजिकल और फाइनेंशियल टर्म में। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हमारा जो पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान होता है वो डॉक्यूमेंट करता है, इट डॉक्यूमेंट्स द पोटेंशियल फॉर रूरल एक्टिविटी। टारगेट ओरिएंटेड प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये स्टेटमेंट गलत है, इसके अंदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं। और डी का रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फॉर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, तो ये भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान है वो कौन प्रिपेयर करेगा, इनमें से कौन अथॉरिटी है जो कि स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर करेगा। पहला ऑप्शन कर रहा है नबार्ड, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कन्वेनर बैंक SLBC, तीसरा कर रहा है फोरम ऑफ DCC और चौथा ऑप्शन कर रहा है बैंक हैविंग लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ रोटेशनल बेसिस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है नबार्ड, ये गलत है। नबार्ड रिफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है लेकिन प्लान प्रिपेयर नहीं करता। यहाँ पे बात हो रही है स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान की, SLCP की। फिर कन्वेनर बैंक SLBC की बात करें तो जो कन्वेनर बैंक होते हैं SLBC के वो स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा सही ऑप्शन है। सी कर रहा है कि फोरम ऑफ DCC, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और जिन बैंक का लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है लो रोटेशन बेसिस पे, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑन रोटेशन बेसिस फॉर द टास्क। तो सही जवाब क्या है जो हमारे SLBC के कन्वेनर बैंक होते हैं इनकी जिम्मेवारी होती है। जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है रूरल एरिया में लैंडिंग का, तो बैंक कितना लैंड कर सकते हैं, बैंक कब लैंड करेंगे। पहला कह रहा है वनली इफ द फार्मर इज इन कमांड एरिया ऑफ द ब्रांच, यानी फार्मर जब ब्रांच के कमांड एरिया में हो। वनली द फार्म इज लोकेटेड विद इन द 15 किलोमीटर, वनली द फार्म इज लोकेटेड विद इन द 10 किलोमीटर विदाउट एनी लोकेशन रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए इसका सही जवाब है विदाउट एनी लोकेशन रिस्ट्रिक्शन, तो बैंक लैंड कर सकती है बिना किसी लोकेशन इंस्ट्रक्शन का। अगला सवाल है कि एज पर द रिसेंट मास्टर सर्कुलर ऑफ RBI और लीड बैंक स्कीम, RBI का जो रिसेंट मास्टर सर्कुलर आया है LBS में, कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है। पहला कह रहा है डिस्ट्रिक्ट इन मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द लीड बैंक स्कीम, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उन्हें एक्सक्लूड किया गया है लीड बैंक स्कीम के ऑपरेशन से। ये गलत है क्योंकि लीड बैंक स्कीम में इन्हें इंक्लूड किया गया है। इन द डिस्ट्रिक्ट हैविंग CD रेशियो ऑफ लेस देन 20%, स्पेशल सब कमिटी ऑफ द DCC शैल बी सेटअप टू मॉनिटर CD रेशियो, मतलब वैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे CD रेशियो 20% से कम हो। CD जानते हैं ना, क्रेडिट डिफॉल्ट रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को CD रेशियो बोलते हैं। तो CD रेशियो 20% से कम है, वहाँ पे स्पेशल सब कमिटी DCC का बनाया गया है ताकि CD रेशियो को मॉनिटर करें। तो ये भी गलत है, कोई स्पेसिफिक मैंडेट नहीं है स्पेसिफिक सब कमिटी का। फिर कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर यानी DDM जो नबार्ड के होते हैं उन्हें कन्वीन करना पड़ता है पब्लिक मीटिंग को और ग्रीवेंस रिड्रेसल को अलग अलग लोकेशन में, तो क्वार्टरली लेवल पे। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है LBS के अंदर, राइट। और ऑप्शन डी कर रहा है कि अंडर द रिवाइज मैकेनिज्म ऑफ द डेटा फ्लो बैंक CBS शुड हैव प्रोविजन टू जनरेट रिपोर्ट पर्टेनिंग टू ऑल LBS रिलेटेड डेटा और टेबल। यानी दोस्तों सवाल में ये ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि जो हमारा रिवाइज मैकेनिज्म है डेटा फ्लो का, तो बैंक का जो CBS है वो उसके पास प्रोविजन होना चाहिए ताकि वो रिपोर्ट जनरेट करे जो कि हमारे सभी LBS रिलेटेड डेटा से रिलेटेड हो। तो ये सही है कि बैंक का CBS में यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में रिपोर्ट जनरेट करे सभी LBS रिलेटेड डेटा से टेबल से एज पर द रिवाइज मैकेनिज्म। अब बात करते हैं STCCS के अंदर क्रेडिट एजेंसीज की। पहला होता है सवाल ये पूछ रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वर्किंग ऑफ क्रेडिट एजेंसी अंडर STCCS के अंदर जो क्रेडिट एजेंसी वर्क करती है उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है इसने रिकमेंड
किया है कि लार्ज एंड मल्टीपर्पज सोसाइटी को हम सेट करेंगे, इसको लैम्प्स बोलते हैं, तो ये गलत है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंड तो किया है लैम्प्स को, लेकिन डायरेक्टली STCCS से रिलेटेड नहीं है। फिर ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ऑप्शन बी कर रहा है कि FSS एंड लैम्प्स बीइंग लार्ज सोसाइटी गेट डायरेक्ट एफिलिएशन टू द STCB इंस्टेड ऑफ DCCB इन द थ्री टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो क्या कर रहा है दोस्तों कि जो FSS है और जो लैम्प्स हैं, चूंकि वो लार्ज सोसाइटी है, उन्हें डायरेक्ट एफिलिएशन मिलता है STCB का इंस्टेड ऑफ DCCB। तो FSS और लैम्प्स को डायरेक्ट एफिलिएशन नहीं मिलता है STCB का, ये गलत स्टेटमेंट है। DCCB आर नॉट अकॉर्डेड स्केड्यूल्ड स्टेटस बाय RBI एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, ये सही है, DCCB को स्केड्यूल्ड स्टेटस नहीं दिया गया है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि DCCB रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम RBI थ्रू NABARD फॉर ओपनिंग ब्रांच इन देयर ऑपरेशन, ये गलत है। DCCB को लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है, लाइसेंस तो चाहिए ऑब्वियसली बात है, लेकिन NABARD के थ्रू नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में क्या रखा है, ऑप्शन में क्या कर रहा है, NABARD के थ्रू चाहिए, ये जो NABARD वर्ड लिखा है इसलिए गलत है, ठीक है। तो चलिए, तो ये ध्यान रखना है कि NABARD इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक है भारत में जो काम कर रहा है वो क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये सही है। बेसिकली ये क्रेडिट कोऑपरेटिव होता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। फिर बी कर रहा है कि बैंक फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये गलत है, ये BRA के एक्ट के डेफिनेशन में नहीं फॉल करता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 3, इंटिटीज रेगुलेटेड बाय द NABARD इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी गलत है, ये कोऑपरेटिव लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, NABARD के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। ऑप्शन डी कर रहा है हमारा कि DCCB रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम, अच्छा ये तो हमने शायद देख लिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए फेडरेशन टू द एपेक्स, देखिए पहला क्या है कि ये हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर SCAR-DBS, तो सवाल है कि कौन सा मेजर सोर्स है फाइनेंस का SCAR-DBS के लिए, बोरोइंग फ्रॉम हायर फाइनेंशियल एजेंसी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सही है कि जो हमारा हायर फाइनेंशियल एजेंसी होते हैं, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, उनसे बोरोइंग किया जाता है, यही इनका मेजर सोर्स होता है फाइनेंस का। ऑप्शन बी कर रहा है कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट मोबिलाइज बाय द बैंक, ये गलत है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो है मेन सोर्स नहीं होता है। सी कर रहा है कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल भी मेन सोर्स नहीं है। फिर डी कर रहा है कि शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द नेशनल रूरल फंड, तो नेशनल रूरल जो फंड होता है वो उससे शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हमारा मेन सोर्स नहीं है फाइनेंस का। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है कि मेजर सोर्स फाइनेंस का ये होता है कि हम जो हायर फाइनेंसिंग एजेंसी है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ से जो बोरोइंग होता है वही मेजर सोर्स होता है फाइनेंस का। अगला सवाल है कि आपको लोकल एरिया बैंक के सेटअप और फंक्शनिंग के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो LAB का ऑपरेशन होता है वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मॉनिटर करती है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि देखिए एक डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिखा गया है, इसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कहा जा रहा है कि ये यही इसे गवर्न करती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इसके ऑपरेशन को मॉनिटर करती है। चलिए आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ कि सही है गलत है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि इन रिगार्ड टू द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट एंड द इंटरेस्ट रेट। तो पहला ऑप्शन को पहले डिस्कस करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मॉनिटर नहीं करती, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। बी कह रहा है कि इन रिगार्ड टू द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट रेट लोकल एरिया बैंक विल बी गवर्न बाय द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी DCCB। यानी दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि जो हमारा लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड रहेगा कंसर्न, तो लोकल एरिया बैंक को गवर्न किया जाएगा जो प्रोविजन DCCB के लिए एप्लीकेबल है, ये भी गलत है। LAB को सेम प्रोविजन के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता। ऑप्शन सी कर रहा है कि LAB आर रिक्वायर्ड टू अडहियर टू द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर पॉलिसी एलिमेंट ऑफ द RBI। हाँ ये तो सही है, बिल्कुल जो भी है पॉलिसी लेट किया गया उसके अकॉर्डिंग। और IRSC नॉर्म्स नॉट एप्लीकेबल टू LAB, ये गलत है। IRSC नॉर्म जो है LAB के लिए एप्लीकेबल होता ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज ट्रू विद रिगार्ड टू द सेटअप ऑफ द पेमेंट बैंक इन इंडिया। पेमेंट बैंक के सेटअप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिसीजन टू परमिट सेटिंग अप पेमेंट बैंक इनएमिटेड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द रंगाराजन कमेटी। ये रंगाराजन कमेटी से नहीं स्टार्ट हुआ था, ये आया था नचिकेत मोर कमेटी से, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि पेमेंट बैंक आउटलेट होता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो पेमेंट बैंक जो है आउटलेट नहीं होता पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो ये भी गलत है। सी कह रहा है कि पेमेंट बैंक का जो एक्टिविटीज़ होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड
डिपॉजिट एंड प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विस। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, ये राइट, क्योंकि ये जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते। एसएससीपी होता है हमारा स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान, आपको सही स्टेटमेंट बताना है एसएससीपी के रिगार्डिंग। सवाल पूछा जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट होता है एसएससीपी के प्रिपरेशन का कमर्शियल बैंक के द्वारा, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो क्या लगता है ये स्टेटमेंट गलत है, जो प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट है वो अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। फिर कह रहा है कि टारगेट जो बैंक सेट करती है, टारगेट जो बैंक के लिए सेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा डिसबर्समेंट के लिए एसएससीपी के अंदर, यानी एसएससीपी के अंदर जो टारगेट है वो बैंक के लिए सेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो ये भी गलत है। आरबीआई टारगेट सेट करती है, लेकिन यहाँ पे फोकस नहीं है वैसा। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द एसएससीपी आर एप्लीकेबल ओनली टू द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड नॉट प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी एसएससीपी से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो केवल पीएसबी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। ये गलत है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। आरआरबी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एसएससीपी, तो ये गलत है। आरआरबी को, ये सही है, सॉरी, आरआरबी को जो है आपको एसएससीपी प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। एसएससीपी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान, ठीक है। तो ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे बात जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो हमारा क्लोज सिस्टम पीपीआई होता है उसको हम लोग पेमेंट और सेटलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए। क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है गलत है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, क्लोज सिस्टम पीपीआई को आप यूज़ नहीं कर सकते थर्ड पार्टी पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी यूज़र, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। फिर ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि क्लोज सिस्टम पीपीआई कैन बी इशूड बाय एनी एंटिटी इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, तो कोई भी एंटिटी इंडिविजुअल को इंक्लूड करते हुए क्लोज सिस्टम पीपीआई को इशू कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है, इसको कोई भी एंटिटी इशू नहीं कर सकते। फिर सी कह रहा है कि सेमी क्लोज पीपीआई इंस्ट्रूमेंट परमिट कैश विड्रॉल इफ दे आर इशूड बाय द बैंक, तो ये सेमी क्लोज पीपीआई जो है कैश विड्रॉल परमिट करते हैं यदि वो बैंक के द्वारा इशू किए गए, तो ये हमारा सही है, ठीक है। सेमी क्लोज पीपीआई जो है बैंक के द्वारा जो इशू किए जाते हैं वो कैश विड्रॉल अलाउ करते हैं। ओपन सिस्टम पीपीआई आर इशूड बोथ बाय बैंक एंड नॉन बैंक, ये गलत है, राइट। तो ओपन सिस्टम पीपीआई जो है केवल बैंक ही इशू कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग एंटिटीज इशू नहीं कर सकती है, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। Now, who has set up an interdisciplinary standing committee on cyber security to review the threat inherent in the existing or emerging technology as used by the Indian banking system? यानी भारतीय बैंकिंग सिस्टम में जो भी हमारा साइबर थ्रेट इनहेरेंट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी में थ्रेट तो है ही ना, उस थ्रेट को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। तो किसने ये इस कमेटी को सेटअप किया, ये सवाल है। आरबीआई ने, एनआईए ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने, या नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या लगता है सही इसका, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 8 आरबीआई, बाकी नहीं होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है, और मेरा रूरल बैंकिंग का कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे, JIBNCIB मेड सिंपल ऐप पे। उसके अंदर आपको WTS मिल जाता है, व्हाट टू स्टडी मिल जाता है, इस तरह के 200 MCQs मिल जाते हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मार्क्स तो निश्चित रूप से आपको ये देगा। दूसरी बात है कि इसमें आपको 200,000 से प्लस MCQs मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको क्विजेज प्रैक्टिस के लिए बुलेट पॉइंट्स टू द क्विक रिविजन PDF मॉड्यूल वाइज, और हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओवरऑल सुपरविजन और डेवलपमेंट जो होता है हमारा माइक्रो इंश्योरेंस डेवलपमेंट का, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, माइक्रो इंश्योरेंस। तो माइक्रो इंश्योरेंस डेवलपमेंट का जो सुपरविजन और डेवलपमेंट होता है वो किसकी, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है। पहला कह रहा है आरबीआई की, दूसरा कह रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो आरबीआई तो नहीं होगा, MFIN हमारा होता है माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन नेटवर्क, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होता है। नैफिन एक सब्सिडरी है जो कि नाबार्ड के द्वारा प्रमोट किया जाता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI बोलते हैं इसको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि केसीसी के रिगार्डिंग, केसीसी के इशुएंस के रिगार्डिंग कौन सा सही स्टेटमेंट है। विच ऑफ द आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। आइए देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड आर द इशूड ओनली टू द ऑनर कल्टीवेटर एज पर गाइडलाइन ऑफ द केसीसी स्कीम। यानी कहा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है केवल ऑनर कल्टीवेटर को इशू किया जाता है एज पर द गाइडलाइन। क्या लगता है आपको सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, केसीसी जो है दोनों को इशू किया जाएगा, ऑनर कल्टीवेटर को भी इशू किया जाएगा और टेनेंट फार्मर को भी इशू किया जाएगा। तो ये जो कह रहा है वनली, तो इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन 2 कह रहा है कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट आर कंसिडर्ड इन द केसीसी कार्ड लिमिट वनली, केसी कार्ड लिमिट वनली फॉर द बोरोवर हुज लोन लिमिट आर मोर देन 1 लाख।
ये भी गलत है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट कंसीडर किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द लोन लिमिट, लोन लिमिट कितना भी हो लेकिन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को कंसीडर करना है। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लोन लिमिट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन सी कर रहा है कि सेकेंड या सब्सिक्वेंट ईयर एडिशनल 10% ऑफ द लिमिट इज कंसीडर फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर। क्या लगता है ये स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि 10% एडिशनल जो है लिमिट कंसीडर किया जाता है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन। और डी कर रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड कैन बी इशूड ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन। ये गलत है। केसीसी आप 5 साल तक के लिए इशू कर सकते हैं। यू कैन इशू केसीसी फॉर 5 ईयर ओनली विद द पॉसिबल एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की क्या खासियत है कि चारों ऑप्शन में 4 अलग अलग कंसेप्ट हैं और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन क्यों गलत है, दूसरा क्यों गलत है। मैं इसको एक एक चीज समझा रहा हूं। तो यदि आपको मान लीजिए केसीसी से रिगार्डिंग ये पूछ ले कि बताओ मैच्योरिटी पीरियड क्या है, तो बोल देंगे 5 साल। आपसे पूछ ले कि अगले हर एक सक्सेसिव ईयर में कितना % एडिशनल लिमिट दिया जाता है, 10% का दिया जाता है। आपसे यदि पूछ ले कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट का लोन लिमिट डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। आपसे ये पूछ ले कि केसीसी केवल क्या ऑनर कल्टीवेटर को भी दिया जाएगा या टेनेंट को भी दिया जाएगा, दोनों को दिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट होते हैं और यही हमारे एमसीक्यू का खासियत है कि आपको कंसेप्ट में क्लियर करवा रहा हूं एमसीक्यू के माध्यम से। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एट द लास्ट मोमेंट सो एज टू रिवाइज। आपको रिवाइज करना है तो एमसीक्यू बेस्ट सोर्स होता है प्रिपरेशन का। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है ऑपरेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इनिशिएटिव स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके रिगार्डिंग सही है? मैं फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन को। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम? किसकी बात की जा रही है? प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम की, भारत सरकार की। उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। इंटरेस्ट इंसेंटिव interest incentive at 3% is provided for the prompt repayment if there is bank loan was not subvented by the government of India। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझिए कि इंटरेस्ट इंसेंटिव जो है 3% पे प्रोवाइड किया जाता है एवन इफ लोन आर सबवेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखिए चाहे बैंक सबवेंशन भी क्यों ना मिले लोन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट इंसेंटिव जो है 3% पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। फिर कह रहा है कि इंसेंटिव फॉर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट एट 3% इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर अपफ्रंट एंड बैंक प्रीफर क्लेम फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बैंक प्रीफर क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट एज पर द स्कीम। तो क्या कर रहा है दोस्तों कि इसमें कहा जा रहा है कि जो इंसेंटिव है वो अपफ्रंट प्रोवाइड किया जाएगा और ब्लैंक रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकती है गवर्नमेंट से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी कर रहा है कि इंटरेस्ट इंसेंटिव स्कीम इज ऑपरेटेड ओनली फॉर द बैकवर्ड रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन हिली स्टेट है, जो हमारा बैकवर्ड स्टेट है, उसी के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लागू होता है। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है। तो ये गलत है। स्कीम जो है स्पेसिफिक रीजन के लिए लिमिटेड नहीं है। केसीसी की बात हो रही है ना। इंसेंटिव स्कीम इज एक्सक्लूसिव फॉर प्रोडक्शन फॉर पर्पसेज एंड वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड टू द फार्मर फॉर डेयरिंग आर आउटसाइड परव्यू। क्या कर रहा है कि केवल ये प्रोडक्शन पर्पज के लिए जो वर्किंग कैपिटल लोन जो फार्मर को दिया जाता है डेयरिंग के लिए वो इसके परव्यू के आउटसाइड है। ये भी गलत है। इस स्कीम के अंदर वर्किंग कैपिटल लोन भी आता है। केसीसी की बात हो रही है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट, इज बी, सॉरी। जो हमारा इंसेंटिव होता है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का 3% पे वो फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है, अपफ्रंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। केसीसी की बात हो रही है। अब अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इरिगेशन स्कीम। इरिगेशन स्कीम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम एरिया विच कैन बी कवर्ड अंडर माइनर इरिगेशन स्कीम इज 1000 हेक्टेयर। क्या लगता है ये सही है गलत? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारा जो माइनर इरिगेशन स्कीम होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर इरिगेशन स्कीम, इसमें जो मैक्सिमम एरिया होता है वो 1000 हेक्टेयर नहीं होता है, वो इससे कम होता है, स्मॉलर होता है माइनर इरिगेशन स्कीम के लिए, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो माइनर इरिगेशन स्कीम के लिए जो हमारा ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, माइनर इरिगेशन के लिए जो आपका मैक्सिमम एरिया कवर होता है वो 1000 हेक्टेयर नहीं होता, ये गलत है। फिर कह रहा है कि स्पेसिंग नॉर्म्स इज इन्फोर्स्ड ओनली फॉर फाइनेंसिंग डग वेल एंड नॉट फॉर द फाइनेंसिंग पंप सेट एज अ सिंगल पर्पज इन्वेस्टमेंट एज अ लेटर डज नॉट रिजल्ट इन ड्राफ्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एडिशनली। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका स्पेसिंग नॉर्म होता है वो केवल डग वेल कुआं खोदने के लिए पंप सेट को फाइनेंस करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि एज अ सिंगल पर्पज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लेटर में मतलब कि पंप सेट वाले में ड्राफ्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एडिशनली नहीं होता है। ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या लगता है ये सही है गलत है? दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्पेसिंग नॉर्म दोनों के लिए अप्लाई होता है, चाहे डग वेल हो चाहे हमारा पंप इरिगेशन स्कीम हो, राइट, दोनों के लिए अप्लाई होता है। इट इज नॉट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी कर रहा है कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आर जनरली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल बिग फार्मर हैविंग वास्ट लैंड एरिया एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। यानी कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जनरली फोकस होता है वैसे इंडिविजुअल बिग फार्मर के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है और जो कमर्शियल क्रॉप के प्रोडक्शन में एलिजिबल है। क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को भी बेनिफिट करता है, ये भी गलत हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा? ABC स्टेटमेंट तीनों का तीनों क्या है हमारा? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगले साइड में है, हाँ, माइक्रो इरिगेशन कैन हेल्प टू डिक्रीज वेस्टेज ऑफ वाटर एज ऑल्सो एक्सपेंस ऑन द फर्टिलाइजर एंड लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो माइक्रो इरिगेशन होता है ना, वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये वाटर वेस्टेज को कम करता है, राइट, ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो इरिगेशन वाटर वेस्टेज को कम करेगा और फर्टिलाइजर और लेबर पे जो कॉस्ट होता है, खर्चा होता है, वो भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अब देखिए एक होता है हमारा CRF। CRF क्या होता है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी फैक्टर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो CRF होता है उसको हम लोग यूज करते हैं यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ एंड ऑफ पीरियड पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, CRF को यूज किया जाता है यूनिफॉर्म एंड ऑफ पीरियड पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। गलत पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल रिकवरी फैक्टर इज रेशियो ऑफ कांस्टेंट एन्युटी टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिसीविंग दैट एन्युटी फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि कैपिटल रिकवरी फैक्टर के माध्यम से हम लोग यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ एंड ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपका CRF जो होता है वो रेशियो होता है कांस्टेंट एन्युटी टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीविंग दैट एन्युटी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि CRF का फुल फॉर्म भी आपको फॉर्मूला भी बताना चाहिए कि जो हमारा कांस्टेंट एन्युटी है उसको डिवाइड कर लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीविंग दैट एन्युटी। ऑप्शन सी कह रहा है कि बैंक डिजायरस ऑफ अडॉप्टिंग इक्विटेड इंस्टॉलमेंट फॉर रिकवरी ऑफ लोन इम्प्लॉय द कैपिटल रिकवरी फैक्टर। यानी दोस्तों बैंक CRF को यूज़ करती है इक्विटेड इंस्टॉलमेंट के लिए, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि बैंक जनरली अडॉप्ट CRF व्हेन दे डिसाइड टू फिक्स द इंस्टॉलमेंट ऑन अ ग्रेडेड बेसिस स्पेशली इन द केस ऑफ हॉर्टिकल्चर लोन। ये गलत है, CRF को ग्रेडेड इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला क्या कर रहा था, CRF को हम लोग यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ एंड ऑफ एंड ऑफ पीरियड पेमेंट के लिए यूज करते हैं। CRF रेशियो होता है कांस्टेंट एन्युटी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीविंग दैट एन्युटी। और बैंक जो कि इक्विटेड इंस्टॉलमेंट को अडॉप्ट करना चाहती है रिकवरी ऑफ लोन के लिए, वो CRF को एम्प्लॉय करती है। ये तीनों सही है, ऑप्शन डी गलत है क्योंकि यहाँ पे ग्रेडेड स्कीम पे नहीं फिक्स किया जाता। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिकेटेड हेयर इन आर द वेजेस इन द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। किस कारण से जो रूरल एरिया में जो वेजेस हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ये सवाल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए अर्बनाइजेशन सिटीज़ को अफेक्ट करता है ज़्यादा डायरेक्टली एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग रूरल वेजेस, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली तो रूरल वेजेस को इम्पैक्ट नहीं करता। माइग्रेशन ऑफ लेबर टू अर्बन सेंटर ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हाँ ये सही है। तो इस कारण से क्या हुआ कि रूरल लेबर सप्लाई कम हो गया, इस कारण से वेजेस बढ़ गया। एडॉप्शन ऑफ लेविश लाइफ स्टाइल, ये तो गलत है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फी पेबल बाय एन एंटरप्रेन्योर और यूनिट फॉर रजिस्टरिंग अंडर उद्योग आधार मेमोरेंडम स्कीम। उद्योग आधार मेमोरेंडम स्कीम में यदि कोई एंटरप्रेन्योर रजिस्टर करना चाहता है तो कितना फी वो पे करेगा। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका, रजिस्ट्रेशन जो है उद्योग आधार मेमोरेंडम स्कीम के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नो फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्टिविटी इंडिकेटेड हेयर मे नॉट फॉर्म द फंक्शन ऑफ द KVIC। KVIC के फंक्शन में कौन सा एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। पहला कह रहा है अंडरटेकिंग स्टडीज फॉर KVIC सेक्टर, और ये गलत है। KVIC सेक्टर अंडरटेक करता है स्टडी जो कि रिलेटेड होता है सेक्टर से। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ रिजर्व फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, तो KVIC ये भी गलत है। आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा एक्टिविटी मे नॉट फॉर्म द फंक्शन, मे नॉट फॉर्म द फंक्शन। ये तो फंक्शन फॉर्म करता है कि रिजर्व क्रिएट करना रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए, KVIC इन्वॉल्व होता है रिजर्व क्रिएशन में। ऑप्शन सी कर रहा है मार्केटिंग ऑफ कस्टमर ड्यूरेबल एंड एप्लायंस थ्रू KVIC आउटलेट, ये गलत है। KVIC टिपिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल को मार्केट नहीं करता, अप्लायंसेस को मार्केट नहीं करता, ये फोकस करता है कि खादी और विलेज इंडस्ट्री को हम प्रमोट करें। और ऑप्शन डी का रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग कैपिटल बिल्डिंग प्रोग्राम, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है KVIC ऑर्गेनाइज करता है, तो ये भी KVIC का फंक्शन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि KVIC का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा KVIC का फंक्शन नहीं है, बाकी ABD जो है हमारा KVIC का फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कंट्रीज है जो कि नियरली 90% ऑफ द ग्लोबल कॉयर पावर प्रोडक्शन को अकाउंट करता है। बहुत अच्छा सवाल है। COIR प्रोडक्शन के ग्लोबल 90% को कौन सा कंट्री अकाउंट करता है, बताइए। भारत, बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका। देखिए इसका सही जवाब है, मैं आपको बता दूं, भारत और श्रीलंका। टोटल 90% जो है वर्ल्ड का COIR जो है इन्हीं कंट्री से आता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बताना चाहिए। भारत और श्रीलंका सही जवाब है। इनमें से कौन सा रीजन कहा गया है कि जो वेजेज एंड, अच्छा ये देखिए ये शायद रिपीट हो गया है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये लगता है 2 बार एक ही चीज़ रिपीट हो गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्राम विकास, यहाँ पे ग्राम विकास निधि, इसको किसने सेट किया है। तो ग्राम विकास निधि को किसने सेट किया है ताकि ग्रेट सपोर्ट
सपोर्ट प्रोवाइड करे ऑफ फार्म सेक्टर प्रोपोर्शनल एक्टिविटी के लिए। यानी ऑफ फार्म सेक्टर प्रोपोर्शनल एक्टिविटी के लिए ग्राम विकास निधि किसके द्वारा सेटअप किया गया, बताइए किसके द्वारा सेटअप किया। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दूसरा है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तीसरा है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, चौथा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बता सकते हैं किसने सेटअप किया? इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, नाबार्ड। नाबार्ड ने ग्राम विकास निधि को सेटअप किया है, ठीक है, ताकि सपोर्ट दे सके ऑफ फार्म सेक्टर प्रमोशनल एक्टिविटी को। दोस्तों आपको यदि चीज़ें क्लियर हो रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो और भी स्टूडेंट तक पहुंचे और भी रूरल बैंकिंग के एस्पिरेंट इस तरह के वीडियो का लाभ उठा पाए, वो भी इस तरह के क्वेश्चन को करके जाए ताकि उनका भी CIB क्लियर हो। आपका एक लाइक जो है ये वीडियो को वहां तक पहुंचाएगा, तो प्लीज लाइक द वीडियो, दिस विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू मेक मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट। अगला सवाल है कि आपको पूछा जा रहा है कि जो रिवाइज क्राइटेरिया है MSME क्लासिफिकेशन का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020, तो वैसा इंटरप्राइज जहां पे प्लांट और मशीनरी का इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड डैश एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड कॉल्ड मीडियम इंटरप्राइज। तो अभी मैंने आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। इन्वेस्टमेंट के टर्म में बात करें तो आपको मैंने बताया था कल, पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ 50 करोड़, यहाँ पे हमारा 10 करोड़, यहाँ पे हमारा 1 करोड़, एक को 5 करोड़, इसका 5 से 50 करोड़, ये 250 करोड़। ये है हमारा, देखिए 1, 10, 50, ये इन्वेस्टमेंट के टर्म में, 5, 50, 250, ये है हमारा किसके टर्म में, ये हमारा टर्नओवर के टर्म में। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मीडियम की। तो टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट जो है 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा, आई थिंक सो डज नॉट इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड स्मॉल, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मीडियम इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर टू 50 करोड़। यस, 10 और 50 का लिमिट रहता है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा के रिगार्डिंग सही है। मुद्रा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ एन एजेंसी क्रिएटेड थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट से ये एजेंसी बना है, ये गलत है। मुद्रा को सेट किया गया था एक्ट ऑफ, मुद्रा को पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनाया गया था, ये गलत है। मुद्रा बीइंग सेटअप ए डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्टेम्पलेटिंग इंटरेस्टिंग द रेगुलेटरी फाइनेंस। तो क्या कह रहा है कि मुद्रा जो है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ MFI होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना रेगुलेटरी फंक्शन, ये गलत है। मुद्रा को कोई रेगुलेटरी फंक्शन नहीं दिया गया है। मुद्रा रजिस्टर्ड एज द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो एज नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद RBI, तो ये सही है। मुद्रा को रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर और NBFC विद RBI। और ऑप्शन डी कह रहा है कि शेयर कैपिटल जो होता है मुद्रा को फॉर्मेशन का, वो सोर्स किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड मेंटेन बाय नबार्ड। नबार्ड के द्वारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड मेंटेन किया जा रहा है उसके थ्रू शेयर कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ मुद्रा इनको सोर्स किया जाता है। तो क्या लगता है ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो शेयर कैपिटल होता है मुद्रा का वो सोर्स नहीं किया जाता फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड से। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रमोट किया ताकि आइडल NPA एसेट को अनलॉक कर सकें प्रोडक्टिव पर्पस के लिए फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर से ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए आइडल NPA एसेट को अनलॉक करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ने प्रमोट किया है इंडिया SME सेक्टर कंस्ट्रक्टिव कंपनी को? बताइए क्या सही जवाब? पहला ऑप्शन कर रहा है सिडबी। तो सिडबी ने प्रमोट किया है, बिल्कुल सही बात है। सिडबी का ये प्रमोशन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, ARCIL नहीं होगा, और लास्ट का है हमारा इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी नहीं होगा। RXIL यानी रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है। किसका किसका? ये किसका जॉइंट वेंचर है ताकि वो TRDS को ऑपरेट करेगा। TRDS क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो TRDS को ऑपरेट करने के लिए रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है। किसका और किसका है ये बताइए, पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन कर रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, गलत है। दूसरा कह रहा है कि सिडबी एंड NSE, ये सही है। सिडबी और NSE का ये जॉइंट वेंचर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी का नहीं होगा। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक से बॉम्बे स्टॉक से ये भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा RXIL एक जॉइंट वेंचर है सिडबी का और गवर्नमेंट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बात करते हैं सिडबी और NSE बोल सकते हैं उसको। नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल के बीच में क्या सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है किसी इन्वेस्टमेंट का, वो प्रेजेंट वैल्यू होता है इसके कैश फ्लो का माइनस प्रेजेंट वैल्यू होता है इसके कैश आउटफ्लो का। और जो वर्ड नेट है ये तो ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। ये क्या लगता है आपको? तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि NPV कैसे निकालते हैं? आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कैश फ्लो आउटफ्लो का और फिर उसको माइनस करते हैं कैश इनफ्लो से, तब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। द वर्ड नेट इन द प्रेजेंट वैल्यू रेफर्स टू द एडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, ये गलत है। व्हाइल कंप्यूटिंग द NPV एंड अप्लाइंग NPV रूल वी यूज कंपाउंड रेट। तो कौन सा रेट यूज करते हैं?
तो जब हम एनपीवी या एनपीवी रेट को निकालते हैं तो हम लोग कंपाउंड रेट नहीं यूज करते, वी यूज डिस्काउंट रेट। वाइल वी अप्लाई द एनपीवी रूल विद सम ऑफ द ऑल प्रेजेंट वैल्यू, हम सभी प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ देते हैं कैश फ्लो का, इनफ्लो या आउटफ्लो, और एक्सक्लूड कर देते हैं कैपिटल कॉस्ट और द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है पार्टली कर सकते हैं कि एनपीवी के अंदर सारा कैश फ्लो आता है कैपिटल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, ये इसलिए गलत है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपको एम्पलीफाई करना है। So question is study the following statement, identify the statement with the correct perception which lead IRR rule। IRR rule के रिगार्डिंग करेक्ट परसेप्शन कौन सा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रूल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि IRR इक्वल रिप्रेजेंट द रिटर्न इंटरनली जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट एंड दिस रेट मार्क द नेट प्रेजेंट वैल्यू 0। तो IRR जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो रिटर्न इंटरनली जनरेट किया गया प्रोजेक्ट के द्वारा। तो क्या लगता है ये ऑप्शन? व्हाट डू यू थिंक दिस ऑप्शन इज? दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली करेक्ट। IRR वो रेट होता है जब जहाँ पे मार्केट एनपीवी जो है प्रोजेक्ट का 0 हो जाए। फिर कह रहा है कि IRR इक्वल टू द प्रेजेंट रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, ये गलत है। फिर सी कह रहा है कि थ्रू द वर्ड इंटरनल अपीयर इन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल डेटा, ये एक्सटर्नल डेटा पर डिपेंड करेगा नहीं, ये हमेशा केवल इंटरनल कैश फ्लो पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा कि सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो IRR के रिगार्डिंग पॉइंट हमने देख लिया। विच ऑब्जर्वेशन इज टोटली इनकरेक्ट बेस्ड ऑन योर परसेप्शन ऑन द प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल के रिगार्डिंग जो आपका परसेप्शन है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोजेक्ट हैविंग नेट नेगेटिव वर्थ मेड बी बैंकेबल प्रोवाइडेड द BCR इज मोर देन 1। क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव BCR जो है प्रोजेक्ट को बैंकेबल बना देगा चाहे हमारा नेगेटिव नेटवर्थ क्यों ना हो। तो BCR जो है यदि पॉजिटिव हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो, तो प्रोजेक्ट को क्या बना देगा? बैंकेबल बना देगा, राइट, डिस्पाइट हैविंग नेगेटिव नेटवर्थ। फिर कह रहा है कि प्रोजेक्ट हैविंग BCR और मोर देन 1 एट अ डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 15% और बाउंड टू हैव IRR और मोर देन 15%। क्या कह रहा है कि जिस प्रोजेक्ट का BCR जो है 1 से ज़्यादा है, याद रखिएगा BCR इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एट 15% डिस्काउंट रेट, 15% डिस्काउंट पे यदि BCR एक से ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या होगा? IRR जो है हमारा 15% से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि वर्किंग आउट IRR इन एन अप्रेजल विल फैसिलिटेट आइडेंटिफाइंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम IRR के माध्यम से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। कैलकुलेटिंग IRR हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन आपको क्या लगता है, सही या गलत लगता है, ये बताइए। कि प्रोजेक्ट जिसका नेट नेगेटिव नेटवर्थ है वो बैंकेबल होगा लेकिन BCR जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि पॉजिटिव BCR जो है प्रोजेक्ट को बैंकेबल बनाएगा डिस्पाइट नेगेटिव नेटवर्थ होने के बावजूद यदि पॉजिटिव BCR होगा तो पॉजिटिव BCR हमारा BCR ग्रेटर देन 0 पे होता है, यहाँ मोर देन 1 लिखा है इसीलिए गलत है। फिर बी कह रहा है कि BCR बैंक प्रोजेक्ट हैविंग BCR मोर देन 1 एट अ डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 15% और बाउंड टू हैव IRR और मोर देन 15%, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो मतलब IRR इज ग्रेटर देन 15% होगा, ठीक है। उसके बाद डी कह रहा है कि IRR लिंक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फॉर गिवन इन्वेस्टमेंट, ये सही है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि इनमें से क्या प्रिस्क्राइब चार्ज है ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द उद्योग आधार मेमोरेंडम बाय द एंटरप्रेन्योर यूजिंग UAM स्कीम। UAM स्कीम के अंदर जो हमारा ऑनलाइन फिलिंग होता है उद्योग आधार मेमोरेंडम का, उसके लिए प्रिस्क्राइब चार्ज क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 टाइम फी ऑफ 500 टू बी पेड ऑनलाइन फॉर एंटरप्रेन्योर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड 1000 फॉर एंटरप्रेन्योर इंगेज इन सर्विस, ये गलत है, ये नहीं होता है। फिर बी कह रहा है कि 1 टाइम फी ऑफ 500 फॉर ऑल रजिस्टर्ड MSME रेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी पेमेंट टू बी मेड ऑनलाइन, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होता है। 500 फॉर यूनिट प्रोसेसिंग GST नंबर एंड 1000 फॉर दोज विदाउट GST नंबर, ये भी गलत है, ऐसा GST से भी कोई रोल नहीं है। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि नो फ्री आज रिक्वायर एक्सेप्टिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन फिलिंग, ये सही है। उद्योग आधार पे ये ना पहले ही बताया है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। कौन सा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया जिसके अंदर एक कंपोनेंट होता है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर को सेट करने का? बहुत अच्छा सवाल है। एस्पायर सही है। एस्पायर के अंदर हम लोग लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर को सेट करते हैं, उद्योग आधार मेमोरेंडम स्कीम नहीं। ये MSME रजिस्ट्रेशन पे फोकस होता है। नेशनल
मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस के एनएमसीएस का फोकस होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं। तो देखिए मैं आपको सभी चीज़ बता रहा हूँ कि बाकी स्कीम का क्या रोल है। फिर जो हमारा स्कीम फॉर फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, स्फूर्ति बोलते हैं। तो स्फूर्ति होता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को रिजनरेट करने के लिए। तो एस्पायर क्या होता है, इसके अंदर कंपोनेंट होता है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर को सेट करने का। अगला सवाल है कि हमारा असिस्टेंट जो प्रोवाइड किया जाता है एक क्लस्टर के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ हेरिटेज क्लस्टर अंडर स्फूर्ति प्रोग्राम, वो कितना है। तो देखिए सही जवाब है इसका हेरिटेज ऑप्शन नंबर डी, 8 लाख, ठीक 8 करोड़, सॉरी 8 करोड़ असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है पर क्लस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हेरिटेज क्लस्टर। चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो परसेप्शन है ऑन द एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एनालिसिस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। बताना है कि आपको जो भी नॉलेज है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एनालिसिस के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये कंसर्न करता है प्रोजेक्ट के इनपुट पे और ना कि आउटपुट पे, यानी कि प्रोडक्शन पे। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, तो ये गलत है। टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कंसिडर करता है। ऑप्शन भी कर रहा है कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का और एनालिसिस का, वो कंसर्न होता है बेनिफिट पे और डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी हमारा अर्थव्यवस्था कैसे बेनिफिट हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, उस पर कंसर्न होता है हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एनालिसिस। क्या लगता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट भी गलत है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट को देखता है। इट लुक एट द ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। तो ये जो है बेनिफिट डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी को देखता है, तो ये तो हमारा गलत है, ये भी गलत है। कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इंक्लूड द अरेंजमेंट फॉर द मार्केटिंग द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्रोजेक्ट एंड अरेंजमेंट फॉर सप्लाई ऑफ इनपुट इन नीडेड इन ऑर्डर टू बिल्ड एंड ऑपरेट द प्रोजेक्ट। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट होता है वो मार्केटिंग और इनपुट सप्लाई अरेंजमेंट को देखता है, बिल्कुल सही बात है। और डी कर रहा है कि फाइनेंशियल, और देखिए ये सब एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, कमर्शियल एस्पेक्ट। एक होता है हमारा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस। तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस इन्वॉल्व डाइवर्जेंट अप्रोच एंड दे आर नॉन रेसिप्रोकल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, रेसिप्रोकल होता है। चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सो फार इट्स रिलेटेड टू द अप्रेजल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, यानी आपको एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को यदि अप्रेज करना है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड सो द फॉर्मर प्रेसिड द प्रिपरेशन ऑफ द लेटर वाइल डूइंग अप्रेजल। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो इंडिपेंडेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सो यह जो कर रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये गलत है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। फिर कह रहा है कि रेकरिंग एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज इन अ प्रोजेक्ट वुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट इन प्रोजेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बीसीआर एंड आईआरआर। तो बीसीआर और आईआरआर के कैलकुलेशन के पर्पस के लिए जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर होता है जो कि प्रोजेक्ट में कैपिटलाइज होता है वो पार्ट नहीं होगा कॉस्ट इन प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है। कैपिटलाइज रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो है हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है बीसीआर और आईआरआर का। जो फ्लॉक या हर्ट चार्ट होता है उसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है शिप ब्रीडिंग स्कीम में, क्योंकि ये हेल्प करेगा करेक्टली वर्कआउट कर सकेंगे कैश फ्लो को। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो फ्लॉक और हर्ट चार्ट होता है इसके माध्यम से हम लोग एक्यूरेट कैश फ्लो को कैलकुलेट कर पाएंगे। ऑप्शन डी का रहा है कि साल्वेज या रेजिडुअल वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का होता है proposed to be financed is deemed as the cash outflow at the end of the project to correctly work out BCR। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ये भी गलत है। सॉलिड वैल्यू को हम लोग कैश इनफ्लो ये कैश आउटफ्लो नहीं मानते हैं। सॉलिड वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, कैश इनफ्लो। सॉलिड वैल्यू इज कंसीडर्ड कैश इनफ्लो, राइट, नॉट कैश आउटफ्लो। तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन नंबर सी इसीलिए हमारा क्या है, सही है। फ्लॉक या हेड चार्ट हमको बनाना पड़ता है। अगला सवाल, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अप्रेजल की रिगार्डिंग इन रिलेशन टू द इरिगेशन स्कीम, कौन सा स्टेटमेंट जो है इरनस ऑब्जर्वेशन मतलब गलत ऑब्जर्वेशन है। चलिए देखते हैं। पहला कर रहा है कि जो एमआई स्ट्रक्चर का जो टाइप होता है वो जिसे कंसीडर करते हैं फाइनेंस के लिए, वो डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन पे, रॉक फॉर्मेशन पे, क्योंकि इरिगेशन स्कीम की बात हो रही है। इन एरिया इन विच द फाइनेंस इज प्रपोज टू बी कंसीडर्ड। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, सॉइल कंडीशन और रॉक फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो एमआई स्ट्रक्चर का जो टाइप होता है वो सॉइल और रॉक कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल और रॉक फॉर्मेशन, ये गलत है। फिर कह रहा है कि स्पेसिंग नॉर्म्स, ध्यान दीजिएगा ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपको यहाँ एरर पूछा गया है। चलिए हम लोग पहले सही देख लेते हैं। स्पेसिंग नॉर्म्स नीड टू बी अडहेयर टू व्हाइल फाइनेंसिंग एमआई स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन द यूनिट टू बी फाइनेंस ऑन सस्टेनेबल बेसिस। तो दोस्तों स्पेसिंग नॉर्म को अडहेयर करना, ये से हमारा सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द एमआई प्रोजेक्ट डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल इनकम इज द बेनिफिटिंग एरिया ऑइंग टू द इंक्रीज इन एरिया ऑफ कल्टिवेशन। तो ये भी सही है। फाइनेंशियल वायबिलिटी जो इंक्रीमेंटल इनकम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो कीवर्ड याद रखिए, इंक्रीमेंटल इनकम। द साइज ऑफ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ द वाटर बियरिंग परमिट लॉ, ये गलत है। देखिए लिफ्ट इरिगेशन का जो साइज होता है ना वो डिपेंड करता है सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी पे, ना कि अंडरग्राउंड वाटर लेयर पे। तो लिफ्ट इरिगेशन में सरफेस पे कितना वाटर अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है, ना कि अंडरग्राउंड में कितना वाटर अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो गलत है, और वही हमारा आंसर यहाँ सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो वही मैंने बता रहा हूँ ना कि लिफ्ट इरिगेशन का जो साइज होता है वो हमारे सरफेस पे जो वाटर कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है, ग्राउंड वाटर में कितना अवेलेबल वाटर है उस पर डिपेंड नहीं करता। चलिए अगला सवाल है कि आप कैसे डिटरमाइन
करेंगे कि लैंड डेवलपमेंट स्कीम के फाइनेंशियल वायबिलिटी को, आपको मान लीजिए लैंड डेवलपमेंट स्कीम के फाइनेंशियल वायबिलिटी को डिटरमाइन करना है, तो कैसे पता लगाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकिंग इन द स्कीम एरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड, यानी लैंड के डेवलपमेंट के लिए जो हमारा स्कीम एरिया डेवलप अंडरटेक किया गया है उसमें इंजीनियरिंग वर्क का कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इंजीनियरिंग कॉस्ट जो है डिटरमाइन नहीं करता फाइनेंशियल वायबिलिटी को। बी कह रहा है कि बेस्ड ऑन द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बेनिफिशियरी एज इट इज डिफिकल्ट टू एसेस द इंक्रीमेंटल इनकम इन सच डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पे इंक्रीमेंटल इनकम को एसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी जो बेनिफिशियरी ऑफर कर रहा है उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, तो ये भी गलत है। कोलेटरल सिक्योरिटी भी एसेस नहीं करता फाइनेंशियल वायबिलिटी को। सी कर रहा है इंक्रीमेंटल बेनिफिटिंग एरिया ऑन द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो इंक्रीमेंटल बेनिफिटिंग एरिया भी जो डायरेक्टली मेजर नहीं करता फाइनेंशियल वायबिलिटी को। और डी कर रहा है इंक्रीमेंटल इनकम बाय कंपेयरिंग द इनकम इन द पोस्ट डेवलपमेंट स्टेज विद द ऑब्टेन्ड इन द प्री डेवलपमेंट स्टेज, ये सही है। देखिए इंक्रीमेंटल इनकम कंपेयर करता है, कंपैरिजन हमें हेल्प करेगा फाइनेंशियल वायबिलिटी को डिसाइड करने में। तो यही कह रहा है ना कि कैसे आप डिसाइड करेंगे फाइनेंशियल वायबिलिटी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल इनकम को के माध्यम से करेंगे। आप कंपेयर करेंगे कि पोस्ट डेवलपमेंट स्टेज में, यानी डेवलपमेंट स्टेज के बाद इनकम क्या है और डेवलपमेंट स्टेज से पहले इनकम क्या है, इसको कंपेयर करके आप फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करेंगे किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का। वेयर द सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द शिप बिल्डर इज लोकेटेड, कहाँ पे सेंट्रल शिप और वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, इट इज लोकेटेड इन अंबिका नगर इन राजस्थान, अविका नगर इन राजस्थान। चलिए अगला सवाल है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया, आपको स्टेटमेंट बताना है जो कि एप्रोप्रिएट टेक्निकल रिक्वायरमेंट को कैरी करता है फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला कह रहा है कि लेयर चिकन बर्ड्स आर जनरली रियर्ड इन बैच इन ऑल आउट सिस्टम इन सिंगल रियरिंग सीड whereas ब्रायलर चिकन बर्ड्स आर रियर्ड एज पर द डिफरेंट ग्रोथ स्टेज इन द डिफरेंट स्टेज। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि चाहे हमारा लेयर, यहाँ पे देखिए दो वर्ड लिखा गया, एक तो लेयर चिकन का बात की जा रही है, ठीक है, एक पहला पॉइंट क्या है, लेयर चिकन, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ब्रायर चिकन। तो चाहे लेयर चिकन हो या ब्रायर चिकन हो, दोनों को रियर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि इन अ सिंगल रियरिंग सेट, ये कह रहा है डिफरेंट सेट, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि प्लांटेशन क्रॉप इन्वॉल्व लॉन्गर डेवलपमेंट पीरियड एंड अकॉर्डिंगली द एंटरप्रेन्योर फाइनेंस फॉर रेजिंग प्लांटेशन क्रॉप मे बी नीड ऑफ इंक्रीजिंग रिपेमेंट हॉलीडे। क्या कह रहा है कि प्लांटेशन क्रॉप में आपको लॉन्गर डेवलपमेंट चाहिए और इसे लॉन्गर रिपेमेंट हॉलीडे चाहिए, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट हेल्प और सपोर्ट द सिल्क वर्म फॉर कंफर्टेबल स्पिनिंग देयर कोकून इज कॉल्ड ग्रेनेज। बताइए क्या लगता है ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रेनेज का मतलब क्या होता है, ग्रेनेज का मतलब ही होता है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है ग्रेनेज का मतलब होता है कि हमारा जो सिल्क वार्म का एग प्रोडक्शन होता है ना, सिल्क वार्म का एग प्रोडक्शन, इसको हम लोग ग्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा क्या रहा है कि सिल्क वार्म फॉर कंफर्टेबल स्पिनिंग देयर कुकून, ये गलत है, ये कुकून स्पिनिंग नहीं होता है, इट इज रिलेटेड टू द सिल्क वार्म एग प्रोडक्शन। फिर कह रहा है कि सनफ्लावर, मस्टर्ड, नाइजर, रेप सीड फार्म्स आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्या ये सभी चीज़ सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, तो ये गलत है, ये सभी सुटेबल होते हैं। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है, प्लांटेशन क्रॉप इन्वॉल्व लॉन्गर डेवलपमेंट पीरियड एंड अकॉर्डिंगली द एंटरप्रेन्योर फाइनेंस फॉर रेजिंग द प्लांटेशन क्रॉप इन इंक्रीजिंग डिपेंडेंट, ये सही है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, यहाँ पे सही ऑप्शन है। आगे बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है और कंफर्म करता है गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइन इशू किया गया उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। बैंक कैन रेकॉन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद नबार्ड अंडर द एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेक्टर अचीवमेंट। कह रहा है कि बैंक जो है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट को नबार्ड के साथ और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए रेकॉन करती है, सही स्टेटमेंट है। जो डिपॉजिट बैंक एनएसबी के पास रखती है उसे ओवरऑल अचीवमेंट के लिए रेकॉन कर सकते हैं ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, ठीक है, ये गलत है। सारे डिपॉजिट जो हम इन सभी इंस्टीट्यूशन, देखिए ये कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है जो कि एनएसबी के डिपॉजिट को 50% तक लिमिट करेगा, ऐसा कोई है ही नहीं कि 50% का गाइडलाइन हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा। डिपॉजिट मेड विद नबार्ड, सिडबी, मुद्रा, एनएचबी कैन बी रिकॉर्ड फॉर सब टारगेट अचीवमेंट दैट इज एसएमएफ, माइक्रो एंड वीकर सेक्शन, ये भी गलत है। सारे डिपॉजिट जो हम इस इंस्टीट्यूशन को किए हैं उसको आप नहीं मान सकते कि ये सब टारगेट का अचीवमेंट है। बैंक शुड एक्सक्लूड द डिपॉजिट मेड विद द नबार्ड, जो डिपॉजिट नबार्ड के साथ सिडबी एनएचबी फॉर कंपटीशन ऑफ एएनबी, जब एएनबी से निकाला जाए तो बैंक जो है जो डिपॉजिट नबार्ड, सिडबी, एनएचबी के उसको एक्सक्लूड करे। तो ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, ये सभी गलत है, ये सभी को इंक्लूड किया जाता है। तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बैंक आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद नबार्ड अंडर द एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल प्रायोरिटी स्कीम को रेकॉर्ड कर सकती है। अगला सवाल है, जो बैंक क्रेडिट होता है रजिस्टर्ड एनबीएफसी के फॉर ऑन लैंडिंग विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर सब्जेक्ट टू द स्टिपुलेशन दैट द ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर टर्म ट्रेड कंपनी अप टू हाउ मच पर। सवाल ये है कि जो भी बैंक का क्रेडिट है किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी का, मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, बैंक ने उसे उधार दिया, किसके लिए, ऑन लैंडिंग के लिए, तो ये क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। कंडीशन ये है कि ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर टर्म लैंडिंग कंपोनेंट इज अप टू कितना तक का होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 20 लाख,
ठीक है। तो ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर टर्म एक्सटेंडिंग कंपाउंडिंग अप टू 20 लाख, 20 लाख तक रहेगा तो हमारा वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑब्जर्वेशन इज ट्रू, कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि बैंक का जो क्रेडिट होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन के पर्पज से या इंडिविजुअल डीलिंग यूनिट कंस्ट्रक्शन है, तो बैंक का जो क्रेडिट होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में उसको हम लोग पीएसएल के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, बट द क्रेडिट प्रोवाइड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट एलिजिबल फॉर रिकॉर्डिंग। देखिए दो चीज़ है, एक तो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बैंक क्रेडिट दे रही है, जैसे हमको घर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसको पीएसएल मानेंगे, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो क्रेडिट दिया रहा है उसको पीएसएल नहीं मानेंगे। क्या लगता है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी क्रेडिट को हम लोग पीएसएल मान सकते हैं। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है कि द बैंक लैंडिंग टू द एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई क्लासिफाइड एज पीएसएल अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी एज एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। तो जो बैंक का लैंडिंग होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर द एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई को क्लासिफाई करते हैं अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। ये सीबी स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर कह रहा है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट ऑफ फॉरेन बैंक इज रिकॉर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग विदाउट एनी कैप। क्या कर रहा है दोस्तों कि जो हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है फॉरेन बैंक का उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिकॉर्ड करते हैं बिना किसी कैप का। ये गलत है। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो फॉरेन बैंक का होता है उसमें कैप आता है पीएसएल के लिए, दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, IBPCs बाउट बाय बैंक ऑन अ रिस्क शेयरिंग बेसिस आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। तो IBPCs जो रिस्क शेयरिंग बेसिस पे होता है वो पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको यहाँ से समझ में आया ना कि IBPC जो बैंक खरीदती है, ठीक है, ये रिस्क शेयरिंग बेसिस पे वो पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो फॉरेन कंपनी बारो करती है वो हमारे ये पीएसएल के लिए सब्जेक्टेड टू कैप फॉर पीएसएल होता है। ठीक है, जो बैंक का क्रेडिट होता है हाउसिंग फाइनेंस के लिए और इंडिविजुअल डीलिंग यूनिट के लिए, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग नॉट एलिजिबल फॉर सच रिकॉर्डिंग, ये गलत है। फिर कह रहा है ऑप्शन कि विच वर्किंग ग्रुप कमिटी हैज़ रिकमेंडेड टू RBI फॉर रिविजन ऑफ सब टारगेट फॉर SME फ्रॉम 8% टू 10%। यानी आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया RBI को कि हम जो है SME के लिए जो सब टारगेट है उसको रिवाइज करें 8% से 10%। तो एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी ऑन CD रेशियो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री YSP थोराट, इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट हेडेड बाय श्री MK जलान। तो पहला तो गलत है, पहला ऑप्शन जो कर रहा है कि एक्सपर्ट ग्रुप ऑन CD रेशियो, ये गलत है। ये ग्रुप का फोकस था CD रेशियो पे। ठीक है, इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हेडेड बाय श्री MK जैन। तो इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो एग्रीकल्चर के लिए रिव्यू के लिए सेट किया गया था उसने रिकमेंड किया रिवीजन को, ये सही स्टेटमेंट है। नायर कमिटी विच हैज एग्जामिन द प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग रेशियो, ये गलत है। फिर अगला सवाल है कि ऑप्शन डी कर रहा है कि RBI अपॉइंटेड UK सिन्हा लेड कमेटी। तो हाउसिंग लोन जो बैंक को प्रोवाइड किया जाता है अपने, ये क्या कर रहा है UK सिन्हा कमेटी ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया। नायर कमेटी का अलग एस्पेक्ट था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो हमारा इंटरनल वर्किंग ग्रुप था एग्रीकल्चर हेडेड बाय द श्री MK जलान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि कौन सा कैटेगरी है लोन का जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं प्राइवेट सेक्टर एडवांस के रूप में। विच कैटेगरी ऑफ लोन इज नॉट कंसीडर्ड एज PSL। पहला कह रहा है लोन प्रोवाइडेड फॉर नॉन ट्रेडिशनल पर्पस, जो लोन नॉन ट्रेडिशनल पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाए। बताइए प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस में कौन सा कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं होगा। पहला कह रहा है नॉन ट्रेडिशनल पर्पस, ये गलत है। जो लोन नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन की बात हो रही है। जो नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन होता है उसके लिए जो लोन मिलता है उसको PSL के अंदर डाला जाता है। उसके बाद कह रहा है कि लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट अदर देन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। तो इसको भी हम लोग इसको क्या PSL मानेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है PSL माना जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर कहा जा रहा है कि लोन प्रोवाइडेड टू द फार्मर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी लाइक ग्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर ऑन फार्म प्रोड्यूस, ये भी गलत है, इसे भी PSL माना जाता है। लास्ट करा है कि हाउसिंग लोन प्रोवाइडेड बैंक टू अपने एम्प्लॉय। तो अपने एम्प्लॉय को जो हाउसिंग लोन बैंक प्रोवाइड करती है वो हमारा क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के अंदर नहीं आता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या इंसेंटिव फ्रेमवर्क बिल्ड किया गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन में फॉर इशूड बाय RBI रिसेंटली टू एड्रेस द रीजनल डिस्पैरिटी। तो जो हमारा सवाल ये पूछा जा रहा है दोस्तों,
क्वेश्चन है कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इंसेंटिव फ्रेमवर्क बिल्ड किया गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आरबीआई के द्वारा रिसेंटली, ताकि रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करें फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसके लिए कौन सा इंसेंटिव फ्रेमवर्क बिल्ड किया गया? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि असाइनमेंट ऑफ हाई वेट यानी 125% टू द इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट वेयर द क्रेडिट फ्लो इज कंपैरेटिवली लोअर। क्या लगता है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट सही है कि हायर वेटेज असाइन किया गया इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन लोअर क्रेडिट फ्लो एरिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कंडोन द शॉर्टफॉल इफ एनी इन अचीवमेंट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीमेंटल लैंडिंग इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट वेयर द क्रेडिट फ्लो इज कंपैरेटिवली लोअर। यानी आप जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कोई शॉर्टफॉल आया उसे छोड़ दीजिए, टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीमेंटल लैंडिंग इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लोअर है। ये तो नहीं कर सकते आप, शॉर्टफॉल को कंडोन नहीं किया जाएगा इस बेसिस पे कि हमारा इंक्रीमेंटल लैंडिंग हो रहा है। प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द बैंक, प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन टू द बैंक कंसर्न, कहाँ से प्रोविजन एकोमोडेशन का प्रोविजन मिलेगा? प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन टू द बैंक कंसर्न फ्रॉम द आरबीआई सिस्टम एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन सच डिस्ट्रिक्ट वेयर द क्रेडिट फ्लो इज कंसिडरेबली लो। ये भी नहीं होगा, आरबीआई भी कोई कंसेशनल एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती इस पर्पस के लिए। ऑप्शन डी कर रहा है कि एडॉप्शन ऑफ अ लिबरल ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी टुवर्ड द बैंक विच मेक एफर्ट टू ऑगमेंट क्रेडिट फ्लो इन द क्रेडिट स्टाफ डिस्ट्रिक्ट। ऐसा भी कुछ नहीं है, लिबरल ब्रांच लाइसेंसिंग भी हमारा इंसेंटिव फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है कि इंसेंटिव फ्रेमवर्क जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन में बिल्ड किया जाता है, आरबीआई के द्वारा इशू किया गया, वो ये है कि हाई वेट देंगे इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट को आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लोअर है। चलिए आगे देखते हैं। वाइल स्टेपिंग अप द टारगेट फॉर क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक? क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जब हम क्रेडिट के टारगेट को स्टेप अप कर रहे हैं, वीकर सेक्शन के क्रेडिट के टारगेट को, तो क्या रिक्वायरमेंट आरबीआई के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है एससीबी के लिए? तो पहला कर रहा है एससीबी शुड अटेन 12% ऑफ द एनबीसी और सीओबी व्हिचएवर इज हायर बाय 23-24। ये सही है, एससीबी को अचीव करना पड़ेगा 12% एनबीसी। एससीबी शुड अटेन 12% ऑफ एनबीसी और सीओबी व्हिचएवर इज हायर बाय 2023। 22-23 नहीं था, टारगेट 23-24 का है। दे शुड अटेन 50% ऑफ द एनबीसी सीओबी, ये भी गलत है, 50% गलत है, 12% टारगेट है। और कहा जा रहा है कि जो एवरेज अचीवमेंट है पिछले साल 4 साल में 2020-21 से लेकर 23-24 तक शुड बी 12%। तो देखिए ये जो टारगेट डाला गया है वो इंडिविजुअल ईयर में डाला गया है, 4 साल के लिए नहीं डाला गया है, स्पेसिफिक ईयर के लिए ना कि एवरेज के लिए है, इसीलिए ये भी क्या है हमारा गलत है। तो सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। टारगेट याद रखिए 12%। आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट स्कीम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय सरकार के द्वारा जो गरीबी रिमूवल गरीबी हटाओ आंदोलन प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया उसमें कौन सा प्रोग्राम नहीं है? पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? परंपरागत कृषि विकास योजना। हाँ, ये कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है, न कि पॉवर्टी एलिवेशन को, यही आंसर होगा। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ग्राम सड़क योजना जो है इसका एम है कि रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इनडायरेक्टली वो पॉवर्टी एलिवेशन को ही घटा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, ये तो साफ साफ कर रहा है, ठीक है, कि ये जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना ये डायरेक्ट पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम है, तो ये भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है पॉवर्टी को ही तो घटा रहा है जब मैं घर बनवा के। तो इनडायरेक्टली तीनों का तीनों नीचे का स्कीम जो है हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, लेकिन जो पहला कर रहा है परंपरागत कृषि विकास योजना, दिस इज नॉट अ पार्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज रिप्लेस्ड, तो एनआरएलएम ने किसे रिप्लेस किया? तो ऑब्वियस सी बात है एसजीएसवाई को रिप्लेस किया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इसने रिप्लेस किया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट जो है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? यूनिवर्सैलिटी। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है यूनिवर्सैलिटी, बिल्कुल सही बात है कि हम बेसिक इनकम प्रोवाइड करेंगे सभी सिटीजन को यूनिवर्सली। बी कह रहा है कि बी कह रहा है कंडीशनैलिटी, यूबीआई जो है कंडीशन पे बेस्ड नहीं होता, ये अनकंडीशन होता है। फिर इंक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिविटी, यूबीआई इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। यूबीआई इंक्लूसिविटी के लिए एम करता है, इंसुलेटरी के लिए एम नहीं करता। तो सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब यूनिवर्सैलिटी। कौन सा कितना अमाउंट का लोन का मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो कि सैंक्शन किया जा सकता है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लोन स्कीम के अंदर? तो हमारा SDELC स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लोन स्कीम के अंदर मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना हम सैंक्शन कर सकते हैं? तो देखिए मैक्सिमम लोन अमाउंट जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप लोन के वो 1.5 लाख का होता है। ये सही जवाब है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1.5 लाख। ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि हु हैज सेट अप द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी एंड NCTGC विच प्रमोट गारंटी कवर फॉर द लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक अंडर स्किल लोन वगैरह। देखिए एक स्कीम है इसका नाम है स्किल लोन स्कीम। इस स्किल लोन के स्कीम के अंदर सरकार क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है बैंक को, ठीक है, लोन प्रोवाइडेड टू द बैंक।
सॉरी लोन नहीं, जो लोन बैंक प्रोवाइड किया उसके लिए गारंटी प्रोवाइड करती है। स्किल लोन स्कीम के अंदर जो लोन बैंक प्रोवाइड करती है उसके लिए गारंटी प्रोवाइड करती है सरकार। तो इसने किसने सेटअप किया है? एनसीडीसी। और ये सरकार यानी कि एनसीजीडीसी बैंक को कवर प्रोवाइड करती है, गारंटी करती है कवर को। तो ये स्कीम किसने सेट किया है? पहला कह रहा है ट्रस्ट कंपनी सेट बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रस्ट कमिटी जो सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हमारा जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है इसको सेटअप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इट इज़ आउटफिट ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस, डीआईसीसी का आउटफिट है, ये गलत है। एनसीजीटीसी जो आउटफिट नहीं है डीआईसीसी का। ऑप्शन सी कह रहा है कि हमारा ट्रस्ट क्रिएटेड जॉइंटली बाय स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। यानी कि डीआईसीसी का एक आउटफिट है, क्या लगता है? ये स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है कि ट्रस्ट क्रिएटेड जॉइंटली बाय द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी एंड नेशनल बैंक, यानी ट्रस्ट जो है सिडबी और नबार्ड के द्वारा डेवलप किया गया। तो एनसीडीसी इन दोनों के नबार्ड नहीं क्रिएट किया गया। तो बेसिकली क्या है करेक्ट आंसर है? तो बेसिकली ये क्रिएट किया गया था डीएफएस के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, इसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है। अगला सवाल है कि जो लोन एजुकेशन पर्पस के लिए दिया जाता है इंडिविजुअल को, इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्स, जो कि जिससे देता ज़्यादा ना हो, उसको प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के अंदर डाला जाता है। बताइए कितना का है? तो पहला कह रहा है 10 लाख, नहीं 10 लाख लिमिट नहीं है, सही जवाब है 20 लाख। ठीक है, तो लोन जो इंडिविजुअल को दिया जाता है एजुकेशन पर्पस के लिए इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्स, जो कि 20 लाख से ऊपर ना हो, वो प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए इंक्लूडेड होता है। 20 लाख याद रखिएगा। स्ट्रेटजी इज प्रपोज फॉर कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवियंस रिड्यूसल अंडर द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019-24। तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एनएसएफआई है 2019-24 का। उसमें स्ट्रेटजी प्रपोज किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवियंस रिड्यूसल के लिए। तो कौन सा स्ट्रेटजीज है? कैरिंग आउट द अमेंडमेंट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन ऑर्डर टू कवर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेस अंडर द एबिट ऑफ एक्ट। तो ये गलत है। अमेंडमेंट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किया गया है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फिर करा है कि स्ट्रेंथनिंग द इंटरिम गवर्नेंस ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, ये स्टेटमेंट सही है। तो स्ट्रेटजी के अंदर हमारा क्या करना होता है कि इंटरनल तो ये जो कर रहा है कि हमारा कैरिंग आउट द अमेंडमेंट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन ऑर्डर टू कवर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेस अंडर द एम्बिट ऑफ एक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। बी कर रहा है कि स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि हमारा इंटरनल ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का है वो क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है। सी क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट मतलब 2 नंबर स्टेटमेंट सही है कि जो हमारा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, इसमें क्या होता है कि इंटरनल ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का वो अच्छा होता है, इफेक्टिव और टाइमली रिस्पॉन्स मिलता है। आरबीआई इनिशिएटिंग प्रपोजल टू कवर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन बैंकिंग इन्वर्सन फ्रेमवर्क, नहीं, आरबीआई कवर जो है बहुत सारा एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, लेकिन स्पेसिफिक प्रोपोजल नहीं हाईलाइटेड है। और कह रहा है कि स्पेसिफिक इंक्लूजन ऑफ दिस एस्पेक्ट इज ऑन साइड इंस्पेक्शन, ऑफ साइड मॉनिटरिंग बाय द सुपरवाइजर रेगुलेटर ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऑन साइड और ऑफ साइड मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोकस है इंटरनल मैकेनिज्म पे। अगला सवाल है हमारा कि किसने नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एनसीएफई को किसने गठन किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, आरबीआई ने, जॉइंटली बाय ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। और लास्ट क्या है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM। तो बता सकते हैं कि किसने इसे सेटअप किया है? हु हैज सेटअप दिस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन इट इज़। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो नहीं सेटअप किया है NCFFE को। फिर जो हमारा कह रहा है कि आरबीआई ने भी नहीं सेटअप किया है। तो किसने सेटअप किया? तो करेक्ट आंसर है जॉइंटली बाय ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, जितने फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर है ना, सभी ने मिलकर सेटअप किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM, ये भी नहीं, इन्होंने भी नहीं किया है। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर द ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM के अंदर जो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? चलिए, पहला कह रहा है कि बैंक टू सैंक्शन कैश क्रेडिट लिमिट ऑन ईयर टू ईयर बेसिस विद अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2 लाख फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल के लिए 2 लाख देगी और कैश क्रेडिट लिमिट देगी ईयर टू ईयर बेसिस। ये स्टेटमेंट गलत है। कैश क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया गया ईयर टू ईयर बेसिस पे, ये जो वर्ड लिखा ईयर टू ईयर बेसिस यही गलत है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट गलत है।
चलिए आगे देखते हैं। एसएचजी कैन अवेल लोन, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इशूड अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, आइदर कैश क्रेडिट लोन और टर्म लोन। ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको? ये भी गलत है। एसएचजी मल्टीपल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं जिसमें कैश क्रेडिट लोन टर्म लोन दोनों आएगा। फिर कह रहा है कि बैंक आर नॉट टू इंसिस्ट ऑन कोलेटरल एंड मार्जिन फॉर लोन अप टू 22 लाख टू एसएचजी, यानी 2 लाख का लोन यदि बैंक एसएचजी को देती है तो वहाँ पे कोई मार्जिन ना ले, ना कोई कोलेटरल ले। ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है। तो बैंक जो है नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है कि कोलेटरल और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकता है, लेकिन वो वेव पूरा का पूरा वेव नहीं किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा छूट दे देंगे कोलेटरल पे और मार्जिन पे। और डी कर रहा है कि बैंक आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक एनी लीन अगेंस्ट द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ एसएचजी एंड नो डिपॉजिट शुड बी इंसिस्टेड अपॉन व्हाइल सैंक्शनिंग लोन। क्या कर रहा है कि बैंक कोई लीन ना करे, ये गलत, ये हमारा सही है कि बैंक कोई लीन ना मार करे एसएचजी के सेविंग अकाउंट पे और कोई डिपॉजिट पे इंसिस्ट ना करे। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। आगे अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग एनयूएलएम, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो हमारा यूएलएम होता है, अर्बन लोकल बॉडी होता है, यूएलबी विल बी द स्पॉन्सरिंग एजेंसी फॉर द इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइज अंडर द एनयूएलएम। तो अर्बन लोकल बॉडी स्पॉन्सरिंग एजेंसी की तरफ काम करती है एनयूएलएम के एंटरप्राइजेस के अंदर, ये भी सही है स्टेटमेंट है। मैक्सिमम यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज 5 लाख। तो जो मैक्सिमम यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है ये 5 लाख नहीं है, ये वेरी करता है। रिपेमेंट स्केड्यूल वुड रेंज 3 to 5 ईयर विदाउट एनी रिपेमेंट हॉलीडे। रिपेमेंट स्केड्यूल जो है 3 से 5 साल का होगा, तो ये वेरी कर सकता है, इसके अंदर रिपेमेंट हॉलीडे भी आएगा, राइट। यहाँ पे कह रहा है विदाउट, इसलिए ये देखिए पहला स्टेटमेंट क्या था आपका, पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, अर्बन लोकल बॉडी एक्ट लाइक स्पॉन्सरिंग एजेंसी, ये सही है। अर्बन लोकल बॉडी स्पॉन्सरिंग एजेंसी के रूप में काम करता है। मैक्सिमम यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट जो इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज के लिए होता है वो वेरी करता है। फिर सी कह रहा था कि रिपेमेंट शेड्यूल जो है 3 से 5 साल का होगा, ये भी वेरी करेगा। फिर डी कह रहा है कि नो मार्जिन मनी शैल बी टेकन फॉर लोन अप टू 1 लाख, 1 लाख तक कोई मार्जिन मनी अप्लाई नहीं होगा, ये भी गलत है। मार्जिन मनी तो लेना ही पड़ेगा एनयूएलएम के अंदर। तो बस एक चीज़ याद रखिए, अर्बन लोकल बॉडी इसका स्पॉन्सरिंग एजेंट होता है, जो यूनिट वो वेरी करता है, यूनिट प्रोजेक्ट प्राइस। अब सवाल है कि मैक्सिमम पीरियड कितना दिया गया है क्रॉप लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, यदि क्रॉप लॉस जो है 50% से ज़्यादा हो जाए कैलामिटी के इंस्टेंस है। मान लीजिए कुछ आपदा आ गया, उस कारण से जो क्रॉप का लॉस हो गया वो 50% ज़्यादा लॉस हो गया, तो ऐसे केस में मैक्सिमम पीरियड कितना दिया गया है क्रॉप लोन रिस्ट्रक्चरिंग का? तो सही जवाब है इसका मैक्सिमम पीरियड जो रिस्ट्रक्चरिंग का है वो 5 साल का है, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो पब्लिक डिजिटल रजिस्ट्री होता है जिसके माध्यम से हम कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बोरोवर, जिसको पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बोलते हैं, उसको कौन क्रिएट किया है? यानी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को किसने क्रिएट किया है? बताइए पब्लिक डिजिटल रजिस्ट्री को, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को किसने क्रिएट किया है? तो ऑप्शन एक आ रहा है एसएनपी ग्लोबल रेटिंग। तो एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्रिएट नहीं किया। दूसरा ऑप्शन कर रहा है क्रिसिल ने भी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्रिएट नहीं किया। फिर कर रहा है ऑप्शन की, तीसरा ऑप्शन कर रहा है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्रिएट किया है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है हमारा FIUIND, ये नहीं है, ये गलत है। अगला सवाल है कि मैक्सिमम टेन्योर जो प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट इनहांसमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा शेड्यूल कास्ट के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया, वो कितना है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला स्कीम है जिसका नाम है क्रेडिट इनहांसमेंट गारंटी स्कीम। इसके लिए जो टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है ये शेड्यूल कास्ट को, वो कितना है? तो पहला कर रहा है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। सही जवाब है इसका 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान होता है उसमें बैंक को कितना परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस को ओपन करना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अनबैंक रूरल सेंटर, UBC अनबैंक रूरल सेंटर URC में अपने टोटल बैंक ब्रांच का कितना परसेंटेज जो है बैंक को ओपन करना है अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान? बताइए कितना परसेंटेज? 10, 15, 20, 25? सही जवाब है 25%। ठीक है, तो बैंक को जो है कम से कम 25% टोटल नंबर ऑफ बैलेंसेस का कुछ में रिड्यूस करना है। फिर कह रहा है कि कौन सी कमिटीज़ हैं या ग्रुप ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि वो सेटअप करे नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है रंगाराजन कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सही है। इन्होंने ही नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेटअप किया, याद रखिएगा। FSDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, FSDC ने रिकमेंड नहीं किया। फिर कह रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी प्रपोज बाय RBI, ये सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, रंगाराजन कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगला सवाल है कि जनधन दर्शक ऐप क्या है? व्हाट इज जनधन दर्शक ऐप, बता सकते हैं?
तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि एन ऐप डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू कैप्चर द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जनधन योजना, तो ये गलत है, जनधन योजना के लिए नहीं बनाया गया है। फिर है कि एन ऐप डेवलप बाय एनपीसीआई टू स्टोर केवाईसी डिटेल ऑफ पीएमजीडीवाई अकाउंट होल्डर, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐप डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये सही है। तो जनधन दर्शक योजना क्या है, तो बेसिकली ये एक ऐप है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डीएफएस ने डेवलप किया है और एनआईसी ने डेवलप किया है ताकि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैपिंग कर सकें। और कह रहा है कि ऐप डेवलप बाय द आरबीआई इंटरनली फॉर एक्सरसाइजिंग ओवरसाइट ऑन एडवांस, तो ये भी गलत है। ऐप जो है आरबीआई के ओवरसाइट ऑफ एडवांस टू स्मॉल बोरोवर की तरह डेवलप नहीं किया गया। व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एफआईआई के बारे में जो आपकी जानकारी है उसके रिगार्डिंग कौन सा सही स्टेटमेंट है जो कि आरबीआई के द्वारा कंसेप्चुलाइज किया गया। एफआईआई होता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो दोस्तों एफआई इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बेस ईयर रखा गया है 2008, और जिस साल रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट किए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन को रिलीज हुआ था उसी साल जो है एफआई इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए गलत है, बेस ईयर जो था वो कितना था, वो 2008 नहीं है, ये जो 2008 लिखा है एफआई इंडेक्स का वो गलत है। फिर एफआई इंडेक्स कवर 3 बोर्ड पैरामीटर, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डायमेंशन, यानी एफआई इंडेक्स के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी। क्या लगता है ये स्टेटमेंट आपको, ये स्टेटमेंट सही है, राइट? फिर ये तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एफआई इंडेक्स विल पब्लिश एट द एंड ऑफ ईच पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान, यानी प्रत्येक साल का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान का खत्म होता है तब जाके एफआई इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। खासकर ये हमारा पीरियडिकली पब्लिश किया जाता है, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान जब खत्म होगा तब। और कह रहा है कि एफआई इंडेक्स जो है का वेटेज ज़्यादा होता है एक्सेस एंड क्वालिटी रेदर देन यूजेज, ये गलत है। ये बैलेंस बेस दिया जाता है, सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है। तो सही जवाब क्या है कि एफआई इंडेक्स हैज़ बिन कवर द 3 बॉर्डर एस्पेक्ट, तो इसका 3 बॉर्डर एस्पेक्ट होता है, एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी, ठीक है। विच फार्मिंग प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फार्मिंग एज अपोज टू ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस, तो नया टेक्नोलॉजी फार्मिंग का कौन सा पार्ट है, विच फार्मिंग प्रैक्टिस, तो कह रहा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, पैस्टोरल का नोमेडिज्म, फिर कह रहा है शिफ्टिंग कल्टिवेटर और जीपीएस गाइडेंस सिस्टम एग्रीकल्चर। तो बताइए कौन सा फार्मिंग प्रैक्टिस जो है नया टेक्नोलॉजी फार्मिंग का पार्ट है। पहला कह रहा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये गलत है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि फोकस होता है हाई लेबर इनपुट पे। दूसरा कह रहा है पास्टोरल नोमेडिज्म, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये भी गलत है। और डी कह रहा है कि जीपीएस गाइडेंस सिस्टम। जीपीएस गाइडेंस सिस्टम एग्रीकल्चर जो होता है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फार्मिंग प्रैक्टिस जो कि जीपीएस को यूज़ करता है प्रिसिजन और एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक्यूरेट इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है, कौन सा गलत ऑब्जर्वेशन है। ड्रोन कैन हेल्प द फार्मर टू रिएक्ट मोर क्विकली टू थ्रेट लाइक वीड्स, पेस्ट एंड फंगाई, ये स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर फूड चेन ट्रेसेबिलिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है लार्ज स्केल एनवायरमेंटल चेंज को मॉनिटर करने के लिए। फिर कह रहा है सी नंबर, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस। बताइए ये जो हमारा मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच होता है और कंप्यूटर साइंस का। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, ये सही है। मशीन लर्निंग सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का। सेंसर इंटीग्रेटेड इनटू द इरिगेशन सिस्टम एड इन हेल्प इन शेड्यूलिंग वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मच मोर एफिशिएंसी, ये भी सही है, ठीक है। तो आपसे गलत पूछा गया ना, तो गलत होगा ऑप्शन नंबर बी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर फूड चेन ट्रेसेबिलिटी कंट्रोल, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को कॉमनली यूज़ करते हैं लार्ज स्केल एनवायरमेंटल चेंज को मॉनिटर करने के लिए और लार्ज कंडीशन लैंड कंडीशन को, ना कि डायरेक्टली हम लोग पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट को ट्रेस करें, ठीक है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं एनिमल आइडेंटिफिकेशन के लिए, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला है व्हाट इज द फोकस ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया प्रोग्राम डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसका फोकस क्या है, ऑब्वियसली लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करना फोकस है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया है, ई शक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेवी, नाबार्ड, सिडबी और क्या है, और लास्ट क्या है, लास्ट है साधन। ओके, तो सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है नाबार्ड। नाबार्ड ने ई शक्ति प्रोग्राम को लॉन्च किया ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटलाइज कर सके और स्ट्रेंथन कर सके। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने पुअरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया, तो पुअरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम जो इंप्लीमेंट किया गया वो है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID UK, ठीक है। तो जो पुअरेस्ट स्टेट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया था डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID UK। फिर कह रहा है कि सिडबी ने हेल्प किया है कि क्या डेवलप करें ताकि MFI को हेल्प करें कि वो अपनी डिग्री ऑफ एडेरेंस को एसेस कर सके टू द वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट, तो सही जवाब है कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट टूल। यानी दोस्तों सिडबी ने कोड ऑफ कंडक्ट असेसमेंट टूल को डेवलप किया है ताकि MFI को हेल्प करें कि वो अपने एडेरेंस को चेक कर सके टू द वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट। रेटिंग टूल नहीं होगा, फिर गवर्नेंस नॉर्म नहीं होगा, फाइनेंशियल मैट्रिक्स नहीं होगा।
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें सही है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको पूछा जा रहा है कि सही है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ एमएफआई। तो जो कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट था एमएफआई के रेगुलेशन के रिगार्डिंग, जो कि पब्लिक डोमेन में आरबीआई ने लाया था जून 2021 में, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो की पॉइंट यहाँ पे क्या है, कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ टफर रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर एनबीएफसी एमएफआई। तो ये स्टेटमेंट है हमारा गलत है। कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट जो है यूनिफॉर्म पॉलिसी अप्रोच को डिस्कस किया, ना कि स्पेसिफिकली टफर रेगुलेशन नॉर्म, ये गलत है। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी रेजिम टू ऑल एंटिटी रेगुलेटेड बाय आरबीआई विद इनको माइक्रो फाइनेंस, बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्यूमेंट ने प्रपोज किया कि हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रेजिम अप्लाई करेंगे सभी एंटिटीज़ के लिए जो कि रेगुलेट किए जाए आरबीआई के द्वारा, ठीक है, जो कि माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं। डिजिग्नेट आरबीआई नाबार्ड इज द रेगुलेटर ऑफ एमएफआई, ये नहीं। और ऑप्शन डी कर रहा है कि परसुइंग द पॉलिसी ऑफ अडॉप्टिंग एजेंसीज फ्रॉम पॉलिसी गाइडलाइन। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर सही है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये एमसीक्यू सेशन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप यदि और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, प्लीज़ राइट